ड्रैगन नेस्ट के बेसमेंट में। ड्रैगन नेस्ट की बेसमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर एलिजेंड्रो अपने साइंटिस्ट के साथ खड़ा होता है। तो वहाँ पर पोलीपोर को यूज कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। तो वो लाइफ फोर्स को उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करते हैं। लाइफ फोर्स के थोड़ा सा जनरेट होने के बाद उनका ड्रैगन नेस्ट काम करना छोड़ देता है। एलिजेंड्रो कहता है तो मुझे अब मसला समझ आ गया है, हमें यहाँ पर एक ड्रैगन कोर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग अपनी आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम वाले प्लान को कम्प्लीट करना चाहते हैं, हमें यहाँ पर ड्रैगन कोर लाजमी चाहिए और साथ ही हमें एक पावरफुल हंटर भी चाहिए जो की उस ड्रैगन कोर को अपनी बॉडी के अंदर संभाल सके। इसके अलावा हमें अपने ड्रैगन नेस्ट को भी रिपेयर करना होगा क्योंकि रिसेंटली जब भी हम लाइफ फोर्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उसी वक्त इसके अंदर एरर आ जाता है और ये बंद हो जाता है। एलिजेंड्रो कहता है हमने इस ड्रैगन नेस्ट को बिल्कुल वैसे ही बनाया था जैसे कि उस ग्रेटर ड्रैगन ने हमें इसके ब्लूप्रिंट्स दिए थे, फिर पता नहीं इसके अंदर खराबी कहाँ पर है, हम इसको रिपेयर क्यों नहीं कर पा रहे। उसी वक्त पोलीपोर की तरफ भी दिखाते हैं। पोलीपोर जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुका है क्योंकि लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर म्यूटेशन आ गई है। वो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट रूम से जंप करते हुए ऊपर की तरफ आता है एलिजेंड्रो और साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे वो एलिजेंड्रो के करीब पहुंचता है उसे पकड़ने के लिए, एलिजेंड्रो के हाथ में उसका पेन होता है। वो अपने पेन को यूज करते हुए वहाँ पर जितनी भी केबल्स होती हैं उन सभी को अपनी पावर से कंट्रोल करता है और पोलीपोर को वहीं पर उन केबल्स के अंदर बांध देता है। उसको वहाँ पर सबड्यू करने के बाद वो अपने साइंटिस्ट से कहता है डॉक्टर एंड को यहाँ पर बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। साइंटिस्ट उसे कहता है डॉक्टर एंड के साथ हमारी काफी दिनों से बात नहीं हुई, कुछ दिन पहले वो यहाँ से गया था कुछ मटेरियल्स लेने के लिए, उसे नए टेस्ट सब्जेक्ट्स चाहिए थे लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। एलिजेंड्रो से कहता है टेस्टिंग मटेरियल से तुम्हारा मतलब क्या है, क्या वो प्रीस्ट एमिल को पकड़ने के लिए गया था। जूनियर साइंटिस्ट उसे कहता है हाँ मुझे लगता है कि वो प्रीस्ट एमिल को ही पकड़ने के लिए गया है। उसके साथ दो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स हैं और उन दोनों का लेवल 60 के करीब है, दोनों के पास ही ट्रैकिंग की एबिलिटीज है। एलिजेंड्रो उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है वो अपने साथ लेवल 60 के दो सब्जेक्ट्स को लेकर गया है जो कि एक डंजन के बॉस के जितने पावरफुल हैं, फिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर रास्ते में उसके साथ कोई हादसा हो गया है। प्रीस्ट एमिल अकेला काफी नहीं है उन दोनों मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए। मुझे लगता है कि शायद उसने चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर्स को यहाँ पर बुला लिया है क्योंकि वही लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं जो कि हमारे मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सकते हैं। लगता है कि यहाँ पर ड्रैगन नेस्ट के ऊपर छापा पड़ने वाला है। एलिजेंड्रो साइंटिस्ट से कहता है हमारे पास जितने भी टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, यानी हमने जितने भी यहाँ पर आर्टिफिशियल गाइडलाइन वाले मॉन्स्टर्स बनाए हैं उन सभी को अंडरग्राउंड में भेज दो। यहाँ पर हमारी सारी की सारी लाइफ फोर्स इकट्ठी होती है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वहाँ पर अटैक होने वाला है। साइंटिस्ट भी ये बात सुनकर काफी हैरान होता है और कहता है सर क्या आप चाहते हैं कि मैं लाइफ फोर्स फ्यूजन वाले एरिया में उन सारे सब्जेक्ट को भेज दूं, क्या वो उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे और मुझे वहाँ पर कितने सारों को भेजना है। एलिजेंड्रो से कहता है तुम्हारे पास जितने भी हैं सभी को वहाँ पर भेज दो क्योंकि उस एरिया की हिफाजत बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट सीन में एलिजे और अतीसे को दिखाते हैं कि यहाँ पर आइफर कहानी सुना रही है। आइफर कहती है मिस अतीसे को यहाँ पर आए हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है जब से वो यहाँ पर आई है। एलिजे अतीसे के साथ ही मिलकर काम कर रही है। वो दोनों ड्रैगन नेस्ट के अंदर हामियों को ढूंढ रहे हैं। वो दोनों इस ड्रैगन नेस्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किस तरह इसको बर्बाद किया जा सकता है। इस अतीसे क्योंकि एक ड्रैगन है इसलिए उसे इस ड्रैगन नेस्ट के बारे में काफी कुछ पता है। इसी वजह से एलिजे उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लग गई है और उसके ऊपर भरोसा भी करती है। लेकिन मैं क्योंकि एक विवरियन हूँ और मेरी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है और एक विवरियन होने की वजह से मैं इंसान की बॉडी में चेंज नहीं हो सकती, इसलिए मैं उन लोगों की ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती। मैं यहीं पर इसी रूम में बंद हूँ। पहले सिस्टर एलिजे मेरे साथ ही खेला करती थी लेकिन अब पिछले एक हफ्ते से उसने मुझे जरा भी टाइम नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल फारिग हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी हूँ क्योंकि मुझे अपनी ड्रैगन कोर को कम्प्लीट करना है। एक बार मैंने अपनी ड्रैगन कोर को कम्प्लीट कर लिया तो उसके बाद मैं मिस अतीसे को दिखाऊंगी मेरे पास भी एक ड्रैगन कोर है। यहाँ पर सिर्फ वो अकेली नहीं है जिसके पास ड्रैगन कोर है। और उसके बाद एलिजे मेरी तरफ भी उसी तरह देखेगी जिस तरह वो एक ड्रैगन की तरफ देख रही है। उसी वक्त उसके सामने वाला अंडरग्राउंड का दरवाजा खुलता है। आइफर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अतीसे और एलिजे दोनों वहाँ से बाहर निकलती हैं। आइफर उनके सामने आकर बैठ जाती है और अपनी दुम हिलाते हुए अपनी तारीफें करना शुरू करती है और कहती है मुझे आज बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है कि मेरी ड्रैगन कोर आज ही कंप्लीट हो जाएगी और मैं एक ड्रैगन बन जाऊंगी। लेकिन एलिजे उसकी बात को इग्नोर कर देती है और वो अतीसे से कहती है मिस अतीसे मुझे दिखाओ, तुम्हारी बाजू के ऊपर चोट लगी है, मैं इसके ऊपर बैंडेज कर देती हूँ या फिर कोई पोशन लगा देती हूँ। जबकि अतीसे मुस्कुराते हुए से कहता है ये तो बस एक छोटा सा स्क्रैच है, मैं एक हंटर हूँ और इस तरह की चोटें तो मुझे लगती रहती हैं। एलिजे उसे कहती है मिस अतीसे आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, आप एक हंटर नहीं है बल्कि आप एक ड्रैगन है और आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ देखकर आइफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आइफर कहती है ये एक ड्रैगन है और यहाँ पर ये एक छोटे से स्क्रैच के ऊपर इतना ज्यादा रो क्यों रही है। आइफर उन दोनों से कहती है कि आज तुम दोनों के साथ कुछ अच्छा हुआ, क्या तुम्हें कुछ ऐसा मिला जिससे हम लोग इस ड्रैगन नेस्ट को बर्बाद कर सकते हैं। एलिजे उसे कहती है नहीं हमें आज भी कुछ अच्छा नहीं मिल सका। आइफर आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है ये तो बहुत ही अजीब बात है, मुझे तो लगा था कि मिस अतीसे एक ड्रैगन है और उसे ड्रैगन नेस्ट के बारे में काफी कुछ पता है। साथ ही मिस अतीसे ने कहा था कि ड्रैगन नेस्ट टूटा हुआ है इसीलिए ये ठीक तरह काम नहीं करता। अतीसे उससे कहता हाँ मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, असल में हम लोगों ने अपनी एक्सप्लोरेशन से ये बात पता लगाई है ये ड्रैगन नेस्ट बिल्कुल ठीक
है, ये टूटा हुआ नहीं है कि ये इसलिए ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। इसकी वजह तुम्हारी ड्रैगन कोर है। पहली बार तुम इसके ऊपर उड़ती हुई गई थी, तुम्हारी बॉडी के अंदर वो लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुई थी। उसी वक्त तुम्हारी बॉडी ने ड्रैगन कोर को बनाना स्टार्ट किया था। मुझे लगता है कि इस सारे ड्रैगन नेस्ट को चलाने के लिए तुम्हारी ड्रैगन कोर एक की है। अगर हम लोग तुम्हारी ड्रैगन कोर को यूज नहीं करेंगे तो ये ड्रैगन नेस्ट काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब पहली बार तुम इस लाइफ फोर्स के साथ इफेक्ट हुई थी, उसी वक्त इस लाइफ फोर्स ने, इस ड्रैगन नेस्ट ने तुम्हारी ड्रैगन कोर को अपनी की के तौर पर रजिस्टर कर लिया था। लेकिन तुम्हारी ड्रैगन कोर क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, ताकि तुम अपने इर्द गिर्द लाइफ फोर्स को इकट्ठा तो कर सकती हो, लेकिन उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसीलिए तो यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई भी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फिलहाल तो तुम भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसी वजह से हमें ऐसा लग रहा था शायद ये ड्रैगन नेस्ट खराब है, यानी ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। आइफर ये बात सुनने के बाद खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है, तो इसका मतलब तो ये है कि मैं सुपर इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर जो ड्रैगन कोर है वो एक की है ड्रैगन नेस्ट को चलाने के लिए, फिर तो हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। आइफर बहुत ज्यादा खुश होती है। एलिजे उसे कहती है, आइफर हम लोग अपने पुराने प्लान को छोड़ रहे हैं। आइफर उसे कहती है, इस बात का क्या मतलब है? एलिजे उसे कहती है, अब हमें तुम्हारी ड्रैगन कोर की जरूरत नहीं है। आइफर कहती है, ऐसा कैसे? तुम्ही ने तो कहा कि लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए मेरी ड्रैगन कोर्स की जरूरत है, अभी ये ड्रैगन नेस्ट ठीक तरह से काम करेगा। तीसरे उसे कहता है, असल में हमें एक और बात पता चली है, ड्रैगन नेस्ट की बेसमेंट में लाइफ फोर्स फ्यूजन है, जहाँ पर सारी की सारी लाइफ फोर्स इकट्ठा होती है। हमारा प्लान ये है कि मैं वहाँ पर जाऊंगा, और क्योंकि मैं एक रियल ड्रैगन हूँ, मेरी बॉडी के अंदर जो रियल ड्रैगन कोर है उसको यूज करते हुए मैं सारी की सारी लाइफ फोर्स को डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा। जैसे ही हम लोग लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये ड्रैगन नेस्ट बेकार हो जाएगा। एलिजे उसे कहती है, और मैं भी इसके साथ ही लाइफ फोर्स फ्यूजन तक जाने वाली हूँ। आइफर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आइफर कहती है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, और मेरी इतनी ज्यादा मेहनत करने का क्या फायदा? तुमने फिर से मिस अतीसे की हेल्प लेनी है। वो लोग अभी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो लोग जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वक्त ग्राउंड के नीचे से पोलीपॉक जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकल आता है। एलिजे, आइफर और अतीसे एक लेवल ऊपर होते हैं, जबकि नीचे काफी सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर पोलीपॉक बाहर निकला है। पोलीपॉक बाहर निकलने के बाद ही एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, और उसका लेवल 51 पे होता है, कि उसकी स्पीशीज भी क्वेश्चन मार्क वाला ह्यूमन होती है। पोलीपॉक वहाँ पर निकलने के फौरन बाद ही कहता है, मुझे मीट चाहिए, मुझे मीट खाना है। तो वहाँ पर जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सारे के सारे डर कर भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो उन वर्कर्स के ऊपर अटैक करने लगता है, अतीसे अपने मैजिक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। पोलीपॉक उनकी तरफ देखता है। अतीसे कहता है, मेरे अटैक की वजह से इसके ऊपर तो जरा सा स्क्रैच भी नहीं आया, क्योंकि इसका लेवल काफी ज्यादा हाई है, फिर हम लोग उससे काफी ज्यादा दूर हैं, इसी वजह से मेरे अटैक्स उसके सामने बेकार हैं। अतीसे एलिजे से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ भी एलिजेंड्रो का प्लान है? एलिजे उसे कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये हमारी अंडरग्राउंड लैब से आया है। लगता है कि ये वहाँ से अपनी जान बचाकर ग्राउंड के रास्ते से ऊपर बाहर निकल आया है। एलिजेंड्रो को इस बारे में नहीं पता होगा। अतीसे उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि वहाँ पर नीचे कुछ ऐसे हंटर्स हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकें। एलिजे उसे कहती है, नहीं, वहाँ पर हंटर्स तो हैं, लेकिन वो सारे के सारे लेवल 40 से नीचे के हैं, वो लोग उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक तुम ही हो जिसका लेवल 45 है, और तुम ही उसका मुकाबला कर सकती हो। अतीसे कहता है, मेरे और उसके लेवल में 6 लेवल का डिफरेंस है, ऊपर से हम लोग काफी ज्यादा ऊंचे हैं, मेरे अटैक्स उस तक पहुंच नहीं रहे। अतीसे आइफर से कहता है, आइफर मुझे अपने ऊपर बिठाकर ऊपर हवा में लेकर जाओ और उसके करीब चलो, मैं उस पर अटैक करूंगी। लेकिन आइफर तो यहाँ पर शो ऑफ करना चाहती है। आइफर कहती है, तो तुम ऐसा कर सकती हो तो मैं भी ये कर सकती हूँ, और वो अकेले ही उड़ जाती है। एलिजे चिल्लाकर उसे कहती है, आइफर यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, जल्दी से वापस आ जाओ। आइफर तो सिर्फ अपने आप को अतीसे से ज्यादा बेहतर साबित करना चाहती है, इसीलिए वो अकेले इस पर अटैक करने के लिए आगे चली गई है। यहीं पर नीचे वाले वर्कर्स में मिस्टर कैलेंडोर को भी दिखाते हैं। मिस्टर कैलेंडोर मलबे के नीचे फंसे होते हैं, उनकी टांग वहाँ पर अटकी होती है, जबकि उसी वक्त पोलीपॉक वहाँ पर आता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर मिस्टर कैलेंडोर को खाने लगता है। इसी वक्त आइफर अपनी ब्लू फायर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। पोलीपॉक ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, ये तो एक बड़ा सा पंछी है, मुझे इस पंछी के गोश्त को खाना है। आइफर सोच रही होती है, हमें अतीसे के फायर मैजिक की जरूरत नहीं है, उसने भी तो मेरे ऊपर बैठकर हवा से इसके ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करना था, जबकि मैं अपने मुंह से फायर निकाल सकती हूँ, तो मैं खुद ही इस पर अटैक करके इसको हरा सकती हूँ। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि इसका लेवल मुझसे बहुत ज्यादा हाई है, ये है तो एक मॉन्स्टर ही। मॉन्स्टर्स को मारना काफी आसान होता है, कि पोलीपॉक वहाँ से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और आइफर की तरफ उसे फेंक देता है और कहता है, मुझे इस पंछी का मीट खाना है। वो उस पत्थर को बड़ी स्ट्रेंथ के साथ फेंकता है, जिससे उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आइफर कहती है, इसके पत्थर फेंकने की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। आइफर काफी स्पीड के साथ उसके सारे अटैक्स को अवॉइड कर रही होती है, क्योंकि वो नीचे से उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा होता है। आइफर कहती है, तो यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है, तो मैं एक विवरियन हूँ और मेरी स्पीड यहाँ पर सबसे ज्यादा है। आइफर बड़ी स्पीड के साथ उसके सारे
पत्थरों को अवॉइड करते हुए सामने की तरफ से उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा भूख लगी है तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाती हूँ। वो मुंह खोलते हुए उसे सामने की तरफ से अपनी ब्लू फायर उस पर अटैक करती है। वहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लू फायर हो जाती है, जिसकी वजह से आइफर को भी सामने दिखाई नहीं देता। आइफर को लगता है शायद इतनी क्लोज रेंज से फायर अटैक करने की वजह से उसकी बॉडी जल गई होगी। ऐसे ही वो अपनी फायर के बीच से बाहर निकलने की कोशिश करती है। पोलीपोर्क अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और आइफर की गर्दन को अपने हाथ से पकड़ लेता है। आइफर भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। पोलीपोर्क अपना मुंह खोलता है और कहता है, मैंने इस बड़े पंछी को पकड़ लिया, अब मैं मीट खाऊंगा। ड्रैगन नेस्ट की ऊपर वाली बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिजेंड्रो फाइट करने के लिए रेडी हो रहा है, जबकि उसके सामने वो बूढ़ी आंटी भी खड़ी होती है। बूढ़ी आंटी के हाथ में एक बॉक्स होता है। वो उसे कहती है, तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है सर एलिजेंड्रो, आज से पहले तो कभी भी आपने अपने आर्टिफैक्ट्स को यूज नहीं किया। उसके पास तो खंजर होते हैं और ये दोनों ही आर्टिफैक्ट्स हैं। एलिजेंड्रो ने काफी सारी तलवारें अपने साथ रखी होती हैं और साथ ही वो आर्टिफैक्ट्स को भी उठा लेता है। उस बूढ़ी आंटी से कहता है, मुझे लगता है कि आज हमारी बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, आज कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे पूरी तैयारी करना होगी। बूढ़ी आंटी उसे कहती है, जो तो पहली बार है जब सारे एलिजेंड्रो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। एलिजेंड्रो से कहता है, मुझे वाकई में इस बार नहीं पता, मुझे लगता है कि शायद चर्च ऑफ डार्कनेस के सोल्जर्स यहाँ पर आने वाले हैं, या फिर कोई ऐसा पावरफुल हंटर्स का ग्रुप है जो यहाँ पर हमें हंट करने के लिए आ रहा है। मुझे उनके साथ फाइट करना पड़ सकती है। मैं अपने आर्टिफैक्ट्स को इसलिए अपने साथ रख रहा हूँ क्योंकि जो भी होगा मैं उसे जड़ से मिटा दूंगा, ताकि ये लोग हमारे प्लान में दोबारा से बाधा न बन सके। बूढ़ी आंटी उसे कहती है, तो हम लोग क्या करेंगे अगर तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर कोई ड्रैगन आ जाता है। एलिजेंड्रो से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई ड्रैगन यहाँ पर आ भी जाता है इतना बड़ा मसला क्रिएट नहीं करेगा। इसी वक्त उसका जूनियर साइंटिस्ट भी भागता हुआ वहाँ पर आता है और कहता है, सर एलिजेंड्रो प्लीज मुझे माफ कर दें, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। वो पोलीपोर्क जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो भाग गया है। एलिजेंड्रो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता और अपने आर्टिफैक्ट वाले नाइफ को यूज करते हुए उसकी तरफ फेंक देता है, जो कि सीधा उसके पेट में लगता है और वो जूनियर साइंटिस्ट वहीं पर गिरकर मर जाता है। एलिजेंड्रो अपनी खिड़की से बाहर नीचे की तरफ देखता है और उस बूढ़ी आंटी से कहता है, आंटी मैं चाहता हूँ कि तुम बेसमेंट में जाओ और जाकर हमारे सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स को देखो, वो सारे के सारे लाइफ फोर्स फ्यूजन एरिया में चले गए हैं या नहीं। आंटी उसे कहती है, सर एलिजेंड्रो मुझे लगता है कि ये आइडिया बहुत ज्यादा बुरा है, आपको वहाँ पर बेसमेंट में खुद जाना चाहिए। एलिजेंड्रो से कहता है, काश मेरे पास अपना एक क्लोन होता तो मैं उसे वहाँ पर भेज देता। आंटी लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वो जो टेस्ट सब्जेक्ट बाहर निकला है उससे मुझे निमटना पड़ेगा। एलिजेंड्रो भी बाहर की तरफ ही देख रहा होता है और ये सीन वहीं से कंटिन्यू होता है। यहाँ पर पोलीपोर्क अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और आइफर की गर्दन को पकड़ने लगता है। लास्ट एपिसोड में उसने तकरीबन पकड़ ही लिया था, लेकिन इस एपिसोड में दिखाते हैं आइफर उसे कहती है, तुमने मुझे नहीं पकड़ा बल्कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। आइफर अपनी गर्दन को पीछे कर लेती है, लेकिन पोलीपोर्क उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। आइफर ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करती है। आइफर उसे ऊपर की तरफ लेकर जा रही है ताकि वो सारी की सारी लाइफ फोर्स उसके साथ स्ट्रक हो। उस लाइफ फोर्स की वजह से आइफर को तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पोलीपोर्क मर जाएगा। एलिजे चिल्लाकर उसे कहती है, आइफर ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से नीचे आ जाओ। तीसे को भी ये देखकर समझ आ जाती है। इसे कहता है, तो इसका मतलब ये इस ड्रैगन नेस्ट को यूज करने वाली है पोलीपोर्क को मारने के लिए। आइफर अपने आसपास कुछ भी नहीं देख रही। आइफर सीधी ऊपर की तरफ जाती है और कहती है, सतीसे ने कहा है कि मैं की हूँ इस ड्रैगन नेस्ट को चलाने के लिए, इसका मतलब सारी लाइफ फोर्स से मेरी बॉडी को कुछ भी नहीं होने वाला। और ऊपर वो उस लाइफ फोर्स में चली जाती है जहाँ पर वो सारी की सारी लाइफ फोर्स उसकी बॉडी के साथ स्ट्रक होती है। ऐसी वो लाइफ फोर्स उसके साथ स्ट्रक होती है तो पोलीपोर्क की बॉडी के ऊपर उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है और पोलीपोर्क उसकी बॉडी वहीं पर हवा में फट जाती है, जबकि आइफर को कुछ भी नहीं होता। तो सारे का सारा सीन एलिजेंड्रो अपनी खिड़की से खड़ा देख रहा है। वहाँ पर हवा में काफी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद एलिजे आइफर को ढूंढ रही होती है। उसे लगता है शायद आइफर भी साथ मर गई है। वो काफी ज्यादा उदास होती है और चिल्ला चिल्लाकर उसका नाम पुकार रही होती है। वो उसे कहती है, आइफर तुम कहाँ पर हो। आइफर उसके पीछे खड़ी होती है और एक जोरदार ड्रैगन की तरह रोर लगाती है। आइफर बहुत ज्यादा खुश होती है और एलिजे से कहती है, क्या तुमने देखा, मैंने कर दिया। मैं उस लाइफ फोर्स के अंदर गई थी लेकिन मेरी बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी बॉडी में ड्रैगन कोर है। मैंने अपनी ड्रैगन कोर को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें मिस अतीसे से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन एलिजे उसकी बात सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है। इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एलिजे उसे कहती है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और साथ ही एलिजे अपनी तलवार भी निकाल लेती है। फिर आगे से रोना शुरू कर देती है क्योंकि आइफर को अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि आइफर ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसके बाद एलिजेंड्रो को इस बारे में पता चल गया है कि आइफर के पास ड्रैगन कोर है और वो ड्रैगन की बजाय अब आइफर को मारेगा। इसी वक्त एलिजेंड्रो का पेन उड़ता हुआ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि एलिजे अपनी तलवार को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और आइफर को बचाती है। अब आइफर को भी इस बात की समझ आ चुकी है कि एलिजेंड्रो को इस बारे में पता है, वो उसे कभी भी यहाँ से जाने नहीं देगा। एलिजेंड्रो वहाँ पर आता है और एलिजे से कहता है, मुझे तो लगा था शायद तुम इसके ऊपर बैठकर यहाँ से उड़कर भाग जाओगी, इसलिए तुमने मुझसे कहा था कि इसको जिंदा छोड़ दूं। लेकिन मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम है। उसके साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए तुम इस आइफर के ड्रैगन कोर को यूज करते हुए सारी लाइफ फोर्स को अपनी बॉडी
बॉडी में एब्जॉर्ब करना चाहती हो। एलिजेंड्रो से कहता है, एली मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम्हें कभी भी दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तुमने इस बार जो गलती की है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, अब तुम दोनों ही मरोगी। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है उसी वक्त अतीसी आगे बढ़ता है और अपने फायर मैजिक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और साथ ही आइफर से कहता है, आइफर यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। एलिजेंड्रो क्योंकि एक मैजिकल स्वर्ड्समैन है इसलिए उसके पास अब काफी सारी तलवारें हैं। वो अपनी एक तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपने एक शील्ड बनाता है और एलिजे से कहता है, एलिजे मुझे लगता है कि तुमने इस लड़की को भी अपने साथ मिला लिया है, तुम दोनों की टीम तो काफी ज्यादा अच्छी है। उसी वक्त एलिजे उसके पीछे की तरफ आ जाती है। एलिजेंड्रो से कहता है, तुम्हारी स्पीड तो काफी ज्यादा बढ़ गई है, मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है पर इतनी स्पीड काफी नहीं है। एलिजेंड्रो अपनी तलवार को पीछे की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। एलिजे चिल्लाकर आइफर से कहती है, आइफर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, अगर इसने तुम्हें पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आइफर उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से ऊपर की तरफ उड़ जाती है। एक तरफ एलिजे है जबकि दूसरी तरफ अतीसे है। वो दोनों ही एलिजेंड्रो के ऊपर अटैक कर रहे हैं। दोनों पीछे हटने के बाद फिर से स्टैंस लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जबकि एलिजेंड्रो उन दोनों के सेंटर में खड़ा होता है और वहीं पर वो अपने वेपन्स को एक स्टैंस के मूव में ले आता है। अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ उड़ जाता है क्योंकि वो आइफर के पीछे है। वो आइफर को पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ जाता है। आइफर भी पीछे की तरफ देख रही होती है कि वो कहाँ पर गायब हो गया, जबकि एलिजेंड्रो बिजली की तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। यहीं पर नेक्स्ट सीन एरिक और प्रीस्ट एमिल का दिखाया जाता है। वो दोनों चलते हुए पहाड़ों में सर्च कर रहे होते हैं। वो लोग जहाँ पर ड्रैगन नेस्ट को ढूंढ रहे हैं कि उन दोनों को लोकेशन के बारे में नहीं पता। रास्ते में जितने मॉन्स्टर्स आते हैं एरिक उन सभी को मार देता है। प्रीस्ट एमिल कहता है, मैंने सुना था ड्रैगन नेस्ट यहीं कहीं पे इन पहाड़ों के बीच में है, लेकिन अभी तक हमें वो मिल क्यों नहीं रहा। एरिक चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, जहाँ पर जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी एक जैसी हैं, तो हम उस ड्रैगन नेस्ट को कहाँ पर ढूंढेंगे। प्रीस्ट एमिल उसे कहता है, तुम इन पहाड़ियों को देखकर इतना तंग क्यों हो रहे हो, तुम्हारे होम टाउन में भी तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है, वहाँ पर भी तो बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जहाँ से वेल्टेरा वॉरियर्स आते हैं। एरिक उसकी बात सुन के काफी गुस्सा होता है और घूर कर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम एक स्पाई हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ड्रैगन नेस्ट कहाँ पर है, तो बिल्कुल बेकार स्पाई हो। प्रीस्ट एमिल उसे कहता है, मैं तुम्हें बताऊं मैं एक स्पाई नहीं हूँ बल्कि एक हाई रैंक का प्रीस्ट हूँ, मैं सिर्फ पेपर वर्क को कम्प्लीट करता हूँ। अगर मैं दुश्मन की टेरिटरी में एक स्पाई बनकर चला जाऊंगा तो फिर रिपोर्ट कौन बनाएगा। डॉक्टर एंड भी उन दोनों के साथ ही है। एरिक डॉक्टर एंड से कहता है, डॉक्टर एंड क्या तुम वाकई में श्योर हो कि यही वो रास्ता है जिससे हमें ड्रैगन नेस्ट मिलेगा। डॉक्टर एंड की तरफ दिखाते हैं क्योंकि उसका ब्रेन उस कीड़े ने मुकम्मल तौर पर खा लिया है, इसलिए वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है जिसके पास ब्रेन नहीं है और वो कम्प्लीटली एक छोटी सी चूंटी बन चुका होता है। अब तो वो इंसानों की भाषा भी नहीं बोल सकता। प्रीस्ट एमिल उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब इसे हमारी भाषा की समझ भी आ रही है कि अब ये एक चींटी मॉन्स्टर बन चुका है। प्रीस्ट एमिल उसे कहता है, मुझे लगता है कि हमें वापस जाकर ऑर्डर ऑफ लाइट वालों को इस बारे में बताना चाहिए ताकि हम लोग वहाँ से कुछ और प्रीस्ट या फिर सोल्जर्स को लेकर आ सके। फिर हम लोग इस पूरे एरिया को स्कैन करेंगे। जबकि एरिक वहीं पर बैठा डॉक्टर एंड को कुछ घास खिला रहा होता है। प्रीस्ट एमिल चिल्लाकर उसे कहता है, मैं यहाँ पर इतना ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि हमें ड्रैगन नेस्ट नहीं मिल रहा और तुम यहाँ पर बैठकर इस एंड को घास खिला रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। अतीसे उसे कहता है, मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ की घास को खाएगी तो इसे अपना घर याद आएगा और ये हमें उस ड्रैगन नेस्ट में वापस ले जाएगी। प्रीस्ट उसे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, पहले ये एक इंसान हुआ करता था क्या अब एक मॉन्स्टर बन गया है। इसे घास खिलाने का कोई भी फायदा नहीं है, ये एक रियल की चूंटी नहीं जो तुम्हें वापस अपने घर ले जाए। साथ ही प्रीस्ट एमिल उसे कहता है, ये बात तो सच है कि डॉक्टर एंड को इस बारे में नहीं पता कब अतीसे वहाँ पर आया क्योंकि डॉक्टर एंड उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही बाहर निकल आया था। लेकिन जरा सोच कर देखो, तुम यहाँ पर इस एंड को घास खिला रहे हो, इस वक्त उसके साथ वहाँ पर क्या हो रहा होगा कि एलिजेंड्रो को उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है। उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर वो उठकर खड़ा होता है, उसे कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर जरा भी गुस्सा नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम हम दोनों में बहस हो गई थी और मुझे लगा वो बहुत ज्यादा वीक है। मैंने उसे ये भी कह दिया था वहाँ पर तुम्हारा सामना किसी पावरफुल से होगा तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। लेकिन ये बात भी सच है कि मैंने वहाँ पर उसे जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था, वो बहुत ज्यादा वीक है और अब मुझे लगता है कि वो वहाँ पर मरने वाला है। लेकिन मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उस वक्त मैंने उसे ये सोचकर नहीं कहा था कि वो वहाँ पर मारा जाएगा, उसकी फिक्र के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। यहाँ पर इस दुनिया में मैं ठीक तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहा, वो मेरी काफी ज्यादा हेल्प करता था। प्रीस्ट एमिल उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है। एरिक उसे कहता है, अब इस बात में हंसने वाली कौन सी बात है। प्रीस्ट एमिल उसे कहता है, मुझे तो लगा था कि वाल्टेरा वॉरियर्स सिर्फ अपनी प्राइड और अपनी स्ट्रेंथ को ही सामने रखते हैं और कभी भी उन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन तुम्हें तो अपने कंपेनियन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है कि तुम वैसे वाल्टेरा वॉरियर नहीं हो जैसा कि मैंने कहानियों में सुना था। एरिक उसे चिल्लाकर कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल एक रियल वाल्टेरा वॉरियर हूँ। वो दोनों भी वहीं पर बहस ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें पीछे से एक पहाड़ी के ऊपर से बहुत सारी इलेक्ट्रिक पावर निकलती हुई दिखाई देती है। एमिल भी पीछे की तरफ घूमता और कहता है, वो क्या है, क्या वहाँ पर लाइटनिंग हो रही है। एरिक उसे कहता है, नहीं, लाइटनिंग तो आसमान से नीचे की तरफ गिरती है लेकिन ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। प्रीस्ट एमिल उसे कहता है, तो इसका मतलब वहाँ पर एक मैजिकल स्वर्ड्समैन है। अगर वाकई में एक मैजिकल स्वर्ड्समैन का स्किल है तो इसका मतलब
एलिजेंड्रो वहाँ पर है। एलिजेंड्रो एक मैजिकल स्वर्ड्समैन है और उसकी इलेक्ट्रिक पावर है। ड्रैगन नेस्ट वहीं पर हो सकता है, इसलिए हमें जल्दी से वापस जाकर चर्च वालों को बताना होगा ताकि हम लोग अपने साथ बैकअप लेकर आ सकें। ऐसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो एरिक वहाँ पर एक स्टैंस ले रहा होता है। नीचे की तरफ झुकते हुए अपने पाँव को जमीन के ऊपर गाड़ देता है। वो पाँव की फोर्स के साथ सामने की तरफ जंप करने वाला है। इस टाइम में बहुत हैरान हो जाता है और कहता है अब ये मत कहना कि तुम यहाँ से जंप मारकर वहाँ तक जाने वाले हो। एरिक बिल्कुल वैसा ही करता है। वो अपने पाँव को पीछे की तरफ दबाता है जिसकी वजह से एक जबरदस्त फोर्स पैदा होती है और वो सामने की तरफ उड़ता हुआ जंप कर जाता है। एरिक उड़ते हुए कहता है अति से तुम्हें बस थोड़ी देर और इंतजार करना है, मरना मत, मैं आ रहा हूँ। ऐसे फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है। एलिजेंड्रो अकेले ही उन दोनों का सामना कर रहा है। ऐसे वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त एलिजेंड्रो अपने स्पेशल स्किल को यूज करते हुए ऊपर की तरफ उड़ जाता है ताकि वो जाकर आइफर को पकड़ सके। अति से कहता है अब जबकि एलिजेंड्रो को इस बारे में पता चल चुका है कि आइफर की बॉडी के अंदर ड्रैगन कोर है, वो उसको मार डालेगा और उसकी बॉडी के अंदर से ड्रैगन कोर को निकाल लेगा। हम दोनों इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम एलिजेंड्रो का मुकाबला कर सके। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उससे मुकाबला करने के लिए मुझे अपनी ड्रैगन फॉर्म में आना पड़ेगा। एलिजेंड्रो उड़ता हुआ आइफर के सामने चला जाता है और यहीं पर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं। एलिजेंड्रो कहता है वैसे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया लेकिन मैंने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया। उसने आइफर की बॉडी के अंदर से ड्रैगन कोर को निकाल लिया है। एलिजेंड्रो आइफर के ऊपर ही बैठा होता है और उसे कहता है आइफर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो ये ड्रैगन कोर मुझे दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइफर इस बात से काफी ज्यादा गुस्से में होती है। एलिजेंड्रो से कहता है आइफर तुम्हें इस बारे में गुस्सा होने की क्या जरूरत है, तुम तो एक ड्रैगन हो भी नहीं और इस ड्रैगन कोर को तुम्हारी बॉडी में होना भी नहीं चाहिए था, फिर तुम गुस्सा किस बात पे हो। फिर वह सामने उन दोनों लड़कियों की तरफ देखता है। वो दोनों लड़कियां वहीं पर होती हैं। एलिजेंड्रो भी अतीसे को अभी तक लड़की ही समझ रहा है। अतीसे वहाँ पर नीचे बैठा होता है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक ड्रैगन क्यों नहीं बन पा रहा। एलिजियो से कहती है मुझे लगता है कि उसने कुछ न कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम ड्रैगन में चेंज नहीं हो पा रही। क्या तुमने उसके गले के अंदर उस नेकलेस को देखा है? मुझे लगता है वो एक स्पेशल नेकलेस है। और यहीं पर विंडो ओपन होती है और उस नेकलेस के बारे में बताया जाता है। उसका नाम पॉलीमॉर्फ नेकलेस होता है और उसकी स्पेशल एबिलिटी ये है वो एक ड्रैगन को ड्रैगन नहीं बनने दे सकता और उसे ह्यूमन फॉर्म में ही रखेगा। एलिजियो से कहती है उसने उस लॉकेट को अपने गले में पहना हुआ है, इसी वजह से तुम एक ड्रैगन नहीं बन पा रही क्योंकि ये उसकी स्पेशल एबिलिटी है। जब तक वो नेकलेस उसके गले में रहेगा और तुम्हारे करीब रहेगा तुम एक ड्रैगन नहीं बन पाओगी। अति से कहता है अब मैं क्या करूं, अगर मैं एक ड्रैगन नहीं बनूंगा तो मैं इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा और इस तरह तो हम तीनों ही मारे जाएंगे। एलिजियो उठकर खड़ी हो जाती है और एलिजेंड्रो से कहती है एलिजेंड्रो जबकि तुम्हें ड्रैगन कोर मिल चुकी है और मेरी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम है तो प्लीज इस आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को कंप्लीट करो इस ड्रैगन कोर को यूज करते हुए और बाकी सभी को यहाँ से जाने दो। मैं उन सब की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर अपनी गर्दन काट लूंगी। एलिजिया अपनी तलवार को अपनी गर्दन पे रख लेती है और कहती है मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ और तुम ड्रैगन कोर को मेरे ऊपर यूज करना चाहते हो ताकि मेरी गाइडलाइंस को जेन्युइन बनाया जा सके। आइफर भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है सिस्टर प्लीज ऐसा मत करना। जबकि एलिजेंड्रो आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है एली मुझे तो लगा था शायद तुम मुझे पहचानती हो, इतने सालों में तुम मुझे समझ गई होगी किस तरह का इंसान हूँ। एलिजेंड्रो से कहता है तुम इतनी बड़ी बेवकूफ तो नहीं हो सकती जो तुम्हें इस बात की समझ ना हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने इतने सारे रेथीनियंस को कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए क्यों रखा हुआ है। तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर नक्शे को चेंज करवा रहा हूँ, यहाँ पर उनसे पत्थर कटवा रहा हूँ? नहीं, वो सारे के सारे मेरे टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनके ऊपर टेस्ट करता हूँ और इस ड्रैगन कोर को किसी की बॉडी के ऊपर भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि उन सभी की बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम है बिल्कुल तुम्हारे जैसे। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जितनी भी लाइफ फोर्स है वो सारी कहाँ से आ रही है? एलिजियो और अतीसे दोनों इसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अतीसे उसे कहता अब ये मत कहना कि ये ड्रैगन नेस्ट सिर्फ लाइफ फोर्स को कंटेन करने के लिए नहीं है कि तुमने उन सारे के सारे रेथीनियंस को यहाँ पर इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि तुम उनकी बॉडी के अंदर से लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हो। एलिजेंड्रो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और एलिजे के हाथ से उसकी तलवार छीन लेता है जो कि उसने अपनी गर्दन पर रखी होती है। अतीसे जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है उसी वक्त एलिजेंड्रो उसे एक जबरदस्त किक मारता है और उनसे कहता है मुझे पता है कि तुम दोनों का प्लान क्या है, तुम लोग इस ड्रैगन नेस्ट को बर्बाद करना चाहते हो। अगर तुम दोनों का ये प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है तो यहाँ पर जितने भी रेथीनियंस हैं सारे के सारे मारे जाएंगे, तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगी। एलिजे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि तुम खुद एक ह्यूमन हो, तुम दूसरे इंसानों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। एलिजेंड्रो अपने नाइफ को घुमाते हुए उसके हाथ से उसकी दूसरी तलवार को भी गिरा देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक इंसान हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी एक इंसान हो? मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ एक इंसान हूँ, तुम यहाँ की एक रेथीनियन हो। मेरी नजर में तुम सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट हो, एक चूहे से ज्यादा कुछ भी नहीं जिसे लैब रैट कहते हैं। साथ ही एलिजेंड्रो अपनी तलवार को उसके कंधे के अंदर धंसा देता है। आइफर इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करने लगती है लेकिन एलिजेंड्रो अपनी एक तलवार को उसकी तरफ फेंकता है जो कि उसके पर के अंदर जाकर धंस जाती है और आइफर आगे नहीं बढ़ पाती। आइफर वहीं पर चिल्ला रही होती है और कहती है ये सारी की सारी मेरी गलती है, मैं वहाँ पर पॉलीपोर को ऊपर लेकर नहीं गई होती और मैं मिस अतीसे से इतना ज्यादा नहीं
जल रही होती, ये सब कुछ होता ही नहीं। एलिजेंड्रो अपने पास से एक इंजेक्शन निकालता और कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने इस इंजेक्शन को तुम्हारे पर यूज करूंगा। ये एक स्पेशल रिकवरी डिवाइस है। इससे पहले मैंने कभी भी आर्टिफिशियल गाइडलाइन वाले टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर इसे यूज नहीं किया। चलो देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। तो साथ ही वो इस इंजेक्शन को उसकी गर्दन में लगा देता है। एलिजेंड्रो से कहता है, तुम्हें तो मेरा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम्हारी मरी हुई मॉम के पास तुम्हें भेजने वाला हूँ। तुम दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ मिलने वाली हो। एलिजे भी उसकी बात सुनकर काफी हैरान होती है कि एलिजेंड्रो उसकी मॉम की बात क्यों कर रहा है। एलिजेंड्रो से कहता है, तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी मॉम अचानक कैसे मार गई और मैं तुम्हें वहाँ पर क्यों लेने के लिए आया? असल में हमने तुम्हारी मॉम के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इस एक्सपेरिमेंट को बेहतर तौर पर करने के लिए हमें तुम्हारी मॉम की बॉडी से जेनेटिक डेटा चाहिए था। हमने उस जेनेटिक डेटा को हासिल करने के बाद उसी की बेटी, जिसके अंदर उसी का डीएनए था, उसको यूज किया, यानी कि तुम्हें यूज किया। फिर वो अपने नाइफ को घुमाते हुए उसे मारने लगता है और कहता है, तो लगता है कि तुम्हें ये सारी बातें बताने का कोई फायदा नहीं है, इतना तुम्हारी मौत और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाएगी, तुम्हें ऐसे ही मार देते हैं। जैसे ही वो अपने नाइफ से एलिजे को मारने लगता है, उसी वक्त अतीसी अपने फायर मैजिक को यूज करते हुए उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है। वो अपने वेपन्स को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। इसे चलाकर एलिजे से कहता है, एलिजे जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन एलिजे जैसी वहाँ से भागने लगती है, एलिजेंड्रो उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। वहीं पर पीछे की तरफ एक बहुत ही गहरी खाई होती है, जिसकी बेसमेंट में लाइफ फोर्स फ्यूजन का सोर्स है। सारी की सारी लाइफ फोर्स वहीं पर इकट्ठी होती है, लेकिन इस घड़े की गहराई बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर एलिजे डायरेक्टली वहाँ पर जाकर गिरेगी तो उसके बचने के कोई चांस नहीं। तो यहीं पर आइफर अपनी हिम्मत दिखाती है। आइफर की बॉडी के अंदर, यानी कि उसके पार के अंदर जो तलवार दंसी होती है, आइफर अपने पार को भी उस तलवार के साथ ही काट लेती है, क्योंकि वो फोर्स के साथ अपने पार को आगे की तरफ बढ़ाती है। उसका पार भी कट जाता है और वो जल्दी से उस घड़े के अंदर जंप लगा देती है ताकि वो एलिजे को बचा सके। तीसरे उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, क्या वो दोनों ठीक होंगी, क्या वो दोनों बच पाएंगी या नहीं। साथ ही वो कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं उन दोनों के बारे में सोच सकूं, मुझे फिलहाल एलिजेंड्रो को खत्म करना होगा। मुझे यही मानकर चलना होगा कि वो दोनों वहाँ पर गिरने के बाद मरेंगी नहीं। तीसरे अपने पास से अपनी सारी की सारी छड़ियाँ निकाल लेता और कहता है, मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना होगा, जबकि मैं यहाँ पर ड्रैगन नहीं बन पा रहा, मेरे पास सिर्फ मेरी छड़ियाँ ही बची हैं। तीसरे अपनी सारी छड़ियों को मिलाकर उसकी पावर को कंबाइन करता है और एक जबरदस्त फायर अटैक करता है। इसी वो अपनी फायर पावर को रिलीज करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के बाद उसकी छड़ियों के ऊपर लगे हुए स्टोन्स टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फायर पावर को यूज कर रहा है। इन सामने की तरफ दिखाते हैं, एलिजेंड्रो अपनी तलवार को सामने करते हुए अपने इलेक्ट्रिक अटैक को यूज करते हुए फायर अटैक को ब्लॉक कर रहा है। तो उसे उसको ब्लॉक करने में कोई भी मुश्किल नहीं हो रही। एलिजेंड्रो से कहता है, मैंने तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ा था तो मुझे लगा कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारा लेवल भी काफी हाई है, हम लोग तुम्हारे पर काफी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन तुमने गलत ओपोनेंट को चुन लिया है। एलिजेंड्रो के चेहरे की तरफ भी दिखाते हैं, फायर की वजह से उसका चेहरा जल गया होता है। एलिजेंड्रो चिल्लाकर उसे कहता है, अगर तुम मुझे फायर के साथ जलाना चाहती हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी इलेक्ट्रिक पावर के साथ जलाकर हाक कर दूंगा। इलेक्ट्रिक शॉक फायर से ज्यादा पावरफुल होता है। तीसरे के पास जितनी भी छड़ियाँ होती हैं उसके सारे स्टोन्स टूट जाते हैं। वो बिल्कुल बेबस खड़ा है, उसके पास कोई भी मैजिक नहीं बचा कि एलिजेंड्रो अपनी इलेक्ट्रिक पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला है। तीसरे सामने की तरफ देखता और कहता है, क्या यही मेरा अंत है, मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। लोग कम से कम एलिजे और आइफर उस बेसमेंट में तो चले गए हैं, अगर वो दोनों वहाँ पर गिरने के बाद भी जिंदा बचते हैं तो वो लोग लाइफ फोर्स फ्यूजन को बर्बाद कर देंगे। इसकी मदद से हम लोग एलिजेंड्रो के प्लान्स को फेल कर सकते हैं। फिर अतीसी अपनी मरी हुई बहन यानी कि एडोरा बिनिस्टर से कहता है, मिस्टर क्या तुम्हें लगता है कि मैंने बिनिस्टर फैमिली का हेड होने के नाते ठीक काम किया है या नहीं? मैं यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस दे रहा हूँ। साथ ही अतीसी कहता है, अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँगा फिर हानबीन का क्या होगा, यानी एरिक का क्या होगा? वो बेचारा तो बहुत ज्यादा भोला है। यहीं पर एरिक की एंट्री होती है। एरिक ऊपर से वहाँ पर धड़ाम करके गिरता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। एलिजेंड्रो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ? क्या आसमान से यहाँ पर कोई बड़ा सा बॉम्ब गिरा है? यहाँ पे थोड़ी देर पहले आइफर हवा में उड़ी थी, लगता है कि उसने ऊपर के किसी सिस्टम को तोड़ दिया है और ऊपर से कोई चीज नीचे गिरी है। अतीसी सामने की तरफ देखता और काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एरिक अतीसी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इस टैमिल ने मुझे ऐसे डरा दिया, उसने कहा कि वो तो अब तक मर चुका होगा। एरिक अतीसी से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं वैसे तो यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन प्रीस्ट टैमिल ने मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, लगता है तुम यहाँ पर काम कर रहे हो। लेकिन साथ ही एरिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है, अतीसी ये क्या, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? अतीसी उसके सामने बैठा होता है। एरिक उसे कहता है, मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है? अतीसी उसे कहता है, तुमने ठीक कहा था, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन मैं इसको नहीं रोक पाया, बहुत ज्यादा बुरा हूँ, जितनी बातें मेरे बारे में करनी है कर लो। क्योंकि एरिक अभी भी उसे घूर घूर कर देख रहा है। यहाँ पर डबल मीनिंग बात हो रही है। अतीसी को लग रहा है शायद वो उसकी हालत की बात कर रहा है, उसने उससे इतनी ज्यादा मार खाई है, लेकिन एरिक उसके कपड़ों की तरफ देख रहा है कि उसने लड़की के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। इसी बात से वो काफी ज्यादा हैरान है।
एलिजेंड्रो अपनी लाइफ लेकर आगे बढ़ता है और उसे कहता है, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम लोग यहाँ पर अपना कुछ काम कर रहे हैं। चलो जल्दी से यहाँ पर साइड पे हटो। एलिजेंड्रो उसके लेवल की तरफ देखता है और कहता है, ये तो सिर्फ एक लेवल 5 का हंटर है। मुझे नहीं लगता कि इतनी दूर से गिरने पर ये बच सकता है। मुझे तो लगता है ये अंडरग्राउंड में छुपा हुआ था और धमाके के वक्त ये बाहर निकल आया। एलिजेंड्रो से कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें 3 सेकंड दूंगा, यहाँ से गायब हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन सेम उसी वक्त वो भी अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं कर पाता कि एरिक उसके मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है, तुम ठड़की कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तीसरे को लड़कियों के कपड़े पहनाने की। एरिक का पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इतना पावरफुल। एलिजेंड्रो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और वो पूरी की पूरी दीवार भी टूट जाती है। तीसरे भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, इसने एलिजेंड्रो को ठड़की को कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीस्ट एमिल ने इसको बताया नहीं कि मैं यहाँ पर लड़की का बेस बदल कर आया हूँ सीक्रेट मिशन के ऊपर। मुझे लगता है शायद ये एलिजेंड्रो को समझ रहा है कि एलिजेंड्रो ने मुझे जबरदस्ती ये लड़की के कपड़े पहनाए हुए हैं। एरिक उसे पंच मारने के बाद कहता है, कमीना ठड़की कहीं का, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को लड़की के कपड़े पहनाने की। जबकि तीसरे इसी बारे में सोच रहा होता है, लगता है कि प्रीस्ट एमिल ने इसको इस बारे में नहीं बताया कि मुझे इस मिशन के ऊपर लड़की का बेस बदल कर ही आना पड़ा क्योंकि यही हमारा सीक्रेट मिशन था। एरिक एलिजेंड्रो को पंच मारने के बाद कहता है, आखिर इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को लड़की के कपड़े पहनाने की। तीसरे उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम कुछ बहुत ही गलत समझ रहे हो। वह साथ ही उससे पूछता है, कहीं तुमने एलिजेंड्रो को मार तो नहीं डाला। एरिक उसे कहता है, नहीं मुझे लगता तो नहीं है, उसका लेवल काफी ज्यादा हाई है। अभी तुमने इसका नाम लिया कि इसका नाम एलिजेंड्रो है तो इसका मतलब यही यहाँ का लीडर है। वैसे मैं भी इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि मेरे पंच से वो मरा है या नहीं, कि उसका लेवल काफी ज्यादा हाई है। अगर इतने हाई लेवल के मॉन्स्टर को मैं पंच मारूंगा तो उसकी हड्डियां क्रश हो जाएंगी लेकिन वो मरेगा नहीं। तीसरे उसे कहता है, अगर हड्डियां क्रश हो जाएंगी तो वो जिंदा कैसे बचेगा, मुझे तो लगता है कि तुमने एलिजेंड्रो को मार दिया है। तीसरे उसे कहता है, चलो छोड़ो उसे, लगता है कि वो मर चुका है चाहे जो भी हो। अगर तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए नहीं आते तो अब तक मैं मर चुका होता। अगर तुम मेरी इंसल्ट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मुझे कह सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ और मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। एरिक उसे कहता, अब बस भी करो, ये बहुत ही छोटी सी बात है, तुम्हें इस बात का पतंगर नहीं बनाना चाहिए। उसी वक्त उनके पीछे दिखाते हैं बहुत सारी लाइफ फोर्स निकल रही होती है। एरिक भी उसकी तरफ देखता और कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पंच से वो मरा नहीं है, इसी बारे में तो मैं बात कर रहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि उसकी हड्डियां टूटेंगी लेकिन वो मरेगा नहीं। अतीशे उसे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है कि अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि वो ड्रैगन कोर को यूज करते हुए लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। और यहीं पर एलिजेंड्रो की तरफ भी दिखाते हैं। एलिजेंड्रो बहुत सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी बॉडी को फिर से हील कर लेता है और खड़ा होकर उनको गाली देता है और कहता है, तुम सभी लोग वो वाले चूहे हो जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़ा होने की। साथ ही नेक्स्ट सीन आइफर और एलिजे का भी दिखाते हैं। एलिजे जब नीचे गिर रही थी तो आइफर ने रास्ते में उसे पकड़ लिया था और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसे आराम से ग्राउंड पर रखा था। आइफर उसके कंधे के ऊपर पट्टी भी कर देती है और उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है। नीचे गिरने के बाद एलिजे की बॉडी के अंदर से हार्ट बीट की आवाज नहीं आ रही होती। आइफर रोना शुरू कर देती है और कहती है, इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही, अब मैं क्या करूँ। रोते हुए अपने मुंह को उसके चेस्ट के ऊपर ही रख देती है। आइफर की बॉडी के अंदर से कुछ लाइफ फोर्स निकलती है और उस लाइफ फोर्स की वजह से एलिजे का हार्ट फिर से धड़कना शुरू हो जाता है और वो उठकर बैठ जाती है। फिर भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एक सीन फिर से ऊपर का दिखाया जाता है। अतीशे एरिक से कहता है, मुझे लगता है कि उसने ड्रैगन कोर को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया है और सारी की सारी लाइफ फोर्स को खुद ही एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वो अपनी बॉडी को रिपेयर कर सके। एरिक उसे कहता है, अब ये मत कहना कि उसके पास जो ड्रैगन कोर है वो उसने तुम्हारी बॉडी से ली है। अतीशे उसे कहता है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, एलिजेंड्रो को अभी तक इस बारे में नहीं पता कि मैं एक ड्रैगन हूँ। एरिक उसे कहता है, क्या तुम लोग अपनी ड्रैगन कोर को यूज करते हुए अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। अतीशे उसे कहता है, नॉर्मल हालात में तो ऐसा नहीं होता कि जब तुम लोग एक ड्रैगन को मारकर उसकी बॉडी से ड्रैगन कोर को निकालते हो तो उसके अंदर इतनी ज्यादा लाइफ फोर्स नहीं होती कि हम लोग अपनी बॉडी को रिपेयर कर सकें। लेकिन यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा अलग हैं क्योंकि यहाँ पर ये ड्रैगन नेस्ट है और यहाँ पर बहुत सारी लाइफ फोर्स है। वो यहाँ पर मौजूद लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है अपनी बॉडी को हील करने के लिए। एलिजेंड्रो भी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो एरिक की तरफ देखकर सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। सिस्टम मुझे बता रहा है कि ये लेवल 5 का हंटर है, इसके पास तो कोई स्पेशल इक्विपमेंट भी नहीं है, इसने मुझे सिर्फ पंच ही मारा था। अगर ये वाकई में लेवल 5 है तो इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आई, कि स्ट्रेंथ की सोर्स क्या है। एलिजेंड्रो चिल्लाकर उसे कहता है, तुम हो कौन। जबकि एरिक आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही नहीं है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, मैं एक वाल्टेरा वॉरियर हूँ और एक वाल्टेरा वॉरियर होने के नाते यहाँ पर जो कुछ भी ठड़कपना किया है मैं उस सभी को माफ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपने दिल से माफी मांगोगे तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। अतीशे चिल्लाकर एरिक से कहता है, क्या तुम यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस नहीं हो सकते। एरिक उसे कहता है, हमें यहाँ पर सीरियस होने की क्या जरूरत है, वैसे भी ये कौन सा हमारा काम है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर चर्च ऑफ डार्कनेस और चर्च ऑफ लाइट के बहुत सारे ऑफिसर्स आ जाएंगे क्योंकि एमिल ने कहा था कि वो बैकअप हेल्प लेकर यहाँ पर आने वाला है। हमें
बस तब तक यहाँ पर इसको रोका रखना है। अतीसे उसे कहता है हम लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये बंदा ग्रेट अर्थ का मेंबर है। एरिक ग्रेट अर्थ का नाम सुनते ही वहीं पर खामोश हो जाता है, जबकि एलिजेंड्रो भी अपने नाइफ्स को रेडी करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि तुम मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कोई ऐसे शख्स हो जो मेरे प्लान को फेल करने के लिए बाहर से आए हो। अगर वाकई में ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना ही पड़ेगा और तुम्हें मारने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। एलिजेंड्रो ने क्योंकि फिलहाल ही बहुत सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी इलेक्ट्रिक पावर निकल रही होती है। मैजिकल स्वर्ड्समैन क्योंकि फोर्स की पावर को यूज करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी फोर्स उसकी बॉडी से निकल रही है जो कि इलेक्ट्रिक टाइप है, और जैसे जैसे एलिजेंड्रो आगे की तरफ बढ़ता है उसकी बॉडी से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलना स्टार्ट होती है। उसकी स्पीड भी इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड के बराबर है। जब एलिजेंड्रो स्पीड के साथ आगे बढ़ता है तो उसके पीछे इसी तरह दिखाई देता है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ रही है। एलिजेंड्रो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है और एरिक के ऊपर अटैक करने लगता है, जबकि एरिक भी अपने पंच को सामने की तरफ करता है, लेकिन एलिजेंड्रो सामने से गायब होकर स्पीड के साथ उसके पीछे चला जाता है और अपनी काफी सारी पावर को यूज करते हुए एरिक की गर्दन के ऊपर अपने नाइफ को चला देता है और उसे कहता है भी मैंने एक खास क्वांटिटी के अंदर अपनी पावर को यूज करते हुए तुम्हारे पर अटैक किया है, इससे पता चलेगा कि तुम्हारा रियल लेवल क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम एक लेवल 5 के हंटर हो और ना ही तुम एक वाल्टेरा वॉरियर हो। तीसरे भी इस अटैक से काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, मैं तो अपनी आंखों से इसको देख भी नहीं पा रहा। अतीसे कहता है लगता है थोड़ी देर पहले जब ये मुझसे फाइट कर रहा था तब ये अपनी फुल फोर्स को यूज नहीं कर रहा था, लेकिन एरिक ने उसके अटैक को ब्लॉक किया होता है। उसने सिर्फ अपनी तलवार के डंडे से ही उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है क्या अब तुम इस बात को और ज्यादा नहीं छुपाओगे कि तुम एक दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हो। एलिजेंड्रो इस सवाल का जवाब नहीं देता बल्कि उसे कहता है अगर तुम्हारा लेवल 50 होता तो इस वक्त जितनी स्ट्रेंथ के साथ मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है तुम्हारी गर्दन कट चुकी होती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा लेवल 50 से अबव है। एलिजेंड्रो वहीं से पीछे की तरफ मुड़ता है और फिर से अपने दोनों वेपन्स को यूज करते हुए उसे कहता है चलो ठीक है, इस बार मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला हूँ और देखते हैं तुम्हारा लेवल 60 है या फिर 60 से भी ज्यादा है। एरिक उसके अटैक को अवॉइड करने के लिए पीछे की तरफ हटता है और कहता है इसके पास रीजनरेशन की एबिलिटीज है, मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तो बिल्कुल उस लिच की तरह है, उसे भी मारना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैं इसे डायरेक्टली मार नहीं सकता क्योंकि मुझे ग्रेट अर्थ के बारे में इससे काफी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एलिजेंड्रो उस पर अटैक करने से पहले उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस अटैक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस अटैक को अवॉइड करोगे तो तुम्हारा पीछे जो दोस्त खड़ा है वो इस अटैक से नहीं बच पाएगा। मेरे इस अटैक से एक इलेक्ट्रिसिटी का टॉर्नेडो बनने वाला है, अगर तुम इसको अवॉइड करोगे तो मेरा अटैक पीछे जाएगा। वाकई में वहाँ पर एक लाइटनिंग का टॉर्नेडो बन जाता है। एरिक अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है क्योंकि वो सामने से हट नहीं सकता, जबकि एलिजेंड्रो हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर गैस करना चाहिए कि मेरे इस अटैक के बाद तुम्हारी बॉडी के कितने ज्यादा छोटे पीसेस होंगे। एलिजेंड्रो भी वहीं पर हंस ही रहा होता है कि उसी वक्त एरिक की तलवार उसके मुंह के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है और एलिजेंड्रो पीछे की तरफ नीचे गिर जाता है। वो अपनी दोनों नाइफ को ऊपर की तरफ करते हुए एरिक की तलवार को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। उसने बड़ी मुश्किल के साथ एरिक की तलवार को रोका होता है। एलिजेंड्रो नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरा होता है और अपने दोनों नाइफ्स के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक किया होता है। एरिक उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे इस अटैक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इसको अवॉइड किया फिर ज्यादा देर तक इसको ब्लॉक करके रखा तो मेरी तलवार तुम्हारी बॉडी के 2 टुकड़े कर देगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हारे दोनों बाजू थक जाएंगे। तुम्हें अपने नाइफ को हटाना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारे 2 टुकड़े हो जाएंगे। एरिक साथ ही अपनी तलवार को हल्का सा नीचे की तरफ दबाता है। एलिजेंड्रो को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है उसे ऊपर की तरफ उठाकर रखने में। एरिक उसे कहता है अब मुझे ये बताओ कि मेरा लेवल क्या है। एलिजेंड्रो कहता है इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। एरिक जैसे ही उसे मारने लगता है उसी वक्त पीछे से अतीसे बोलता है और उसे कहता है हानबिन रुको। एरिक उसकी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और वहीं पर रुक जाता है। एरिक कहता है मुझे अभी भी अपने दिमाग के अंदर अतीसे की आवाज आई। अतीसे यहाँ पर टेलीपैथी इफेक्ट को यूज कर रहा है। वो उसे कहता है ये एक स्पेशल टेलीपैथी स्किल है, एक मैजिक स्किल है, इसके लिए मेरी आवाज सिर्फ तुम्हारे कान में सुनाई देगी और तुम भी टेलीपैथी से मुझसे बात कर सकते हो। अतीसे एरिक से कहता है मुझे एक बहुत ही जरूरी बात तुम्हें बतानी है। तुम एलिजेंड्रो को यहाँ पर मार नहीं सकते क्योंकि इस वक्त ये ड्रैगन नेस्ट को चला रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब किया था, ड्रैगन कोर इसके पास है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं यानी जितने भी रेथीनियंस हैं उन सभी की बॉडी से निकलने वाली लाइफ फोर्स को ये एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि ये अपनी बॉडी को हील कर सके। लेकिन अगर यहाँ पर तुमने इसको मार डाला तो उसके बाद ये सारे का सारा ड्रैगन नेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी लो लेवल के इंसान है वो सारे के सारे इस लाइफ फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो सारे मर जाएंगे। अगर हम लोग उन सारे रेथीनियन इंसानों को बचाना चाहते हैं तो हमें जाकर लाइफ फोर्स फ्यूजन को तबाह करना होगा। एरिक भी टेलीपैथी से उसे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया और गलती से इस बंदे को मार दिया तो वो सारे के सारे रेथीनियंस मर जाएंगे। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कोई उस लाइफ फोर्स फ्यूजन को तबाह ना कर दे, उसके बाद हम लोग इसको मार सकते हैं। तीसरे उसे कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसको मार डालो। एरिक उसकी बात सुन के और भी हैरान हो जाता है। तीसरे उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर मेरी जान बचाने
बचाने के लिए नहीं आते तो मैं इस बंदे के हाथों से मर चुका होता, और इस बंदे के हाथों से मरने से पहले मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मैं इस बंदे को मार डालूं। और अगर तुम गलती से भी इस बंदे को यहाँ पर मार डालते हो इससे पहले कि हम लोग फ्यूजन को तबाह करें, यहाँ पर जितने भी लोग मरने वाले हैं उन सभी का इल्जाम तुम्हारे सर पर नहीं होगा। यही समझो कि मैंने इसको पहले मारने की कोशिश की थी और मैंने इसको मारा है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, अगर मैं वहाँ पर बेसमेंट में चला भी जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर फ्यूजन मिलेगी, मैं उसे बर्बाद कर पाऊंगा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम भी इस मिशन का एक हिस्सा बन चुके हो। तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक बर्डन बन गया हूँ। एरिक उसी वक्त आगे बढ़ता है और उसके माथे के ऊपर अपनी उंगली से मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। एलिजेंड्रो भी ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है अब इससे क्या हो गया, ये तो मुझे मारने वाला था, ये मुझे छोड़कर वहाँ क्यों चला गया। सीजर चिल्लाकर उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। एरिक उसे कहता है तुम मुझे क्या कर रहे हो, तुमने मुझे इतना लंबा भाषण क्यों दे दिया, तुम सीधे सीधे भी तो कह सकते थे जब तक जाकर तुम फ्यूजन को डिस्ट्रॉय नहीं करते तब तक मुझे इसे नहीं मारना। तो आप जल्दी से बेसमेंट में जाओ और जाकर उस फ्यूजन चीज जो भी वो चीज है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, जब तक तुम अपने काम को कंप्लीट नहीं करते तब तक मुझे इसे मारना नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि ये तुम्हारे पीछे भी ना आए और ये जिंदा भी रहे। तीसरे उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये भी कोई कमजोर नहीं है, इसके इलेक्ट्रिक अटैक्स को तुम बार बार बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम यहाँ पर रुको। एरिक उसे कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, नीचे जाओ और जाकर उस फ्यूजन को बर्बाद कर दो ताकि फिर हम दोनों वापस अपने घर जा सके। तीसरे उसकी बात सुन के बहुत सा हैरान होता है और फिर मुस्कुराते हुए उसे कहता है ठीक है मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा, और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तीसरे सीधा जाकर उस बड़े से गड्ढे के अंदर जंप लगा देता है। फिर एरिक एलिजेंड्रो की तरफ देखता है और उसे कहता है मुझे तो लगा था शायद तुम उसका पीछा करोगे क्योंकि वहाँ पर नीचे बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं लगता कि तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए। एलिजेंड्रो से कहता है जबकि तुम्हें पता है कि वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने उस चीज को गार्ड करने का बंदोबस्त नहीं किया होगा। हमारे वो दोस्त वहाँ पर जाकर मरने वाले हैं क्योंकि मेरे सारे के सारे टेस्ट सब्जेक्ट वहीं पर हैं। वैसे भी मैं यहाँ पर कौन सा मरने वाला हूँ क्योंकि तुमने उस लड़के से वादा किया है कि तुम मुझे यहाँ पर नहीं मारोगे, चलो फिर फाइट करते हैं। एरिक उसे कहता हाँ मैंने उससे वादा किया है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा लेकिन मैं तुम्हें इतना ज्यादा पीटूंगा कि तुम ना जिंदा रहोगे ना मरे हुए। यहीं पर नीचे वाले अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। आइफर ने एलिजे को अपने ऊपर बिठाया होता है। पिछले एपिसोड में एलिजेंड्रो ने एलिजे की गर्दन पे एक इंजेक्शन लगाया था, असल में उसने एक इंजेक्शन लगाया नहीं था बल्कि उसकी बॉडी के अंदर से आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को निकाल लिया था और इस वक्त एलिजे के पास आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम नहीं है, इसी वजह से उसे आइफर के ऊपर भरोसा करना पड़ रहा है। लेकिन एलिजे अभी भी लाइफ फोर्स को सेंस कर सकती है। वो आइफर के ऊपर बैठी होती है और उसे बता रही होती है कि यहाँ से किस रास्ते की तरफ जाना है क्योंकि नीचे बहुत सारी टनल्स होती हैं। जबकि आइफर उसकी बातें सुनकर रास्ते को फॉलो कर रही होती है। आइफर उसे कहती है तुम कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर जोर डाल रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बॉडी के अंदर अब आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम नहीं रहा। एलिजे उसे कहती है हाँ मुझे पता है कि मेरे पास आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि एलिजेंड्रो ने यहाँ पर फ्यूजन की सुरक्षा के लिए बहुत सारे गार्ड्स को रखा होगा या फिर अपने टेस्ट सब्जेक्ट्स को, लेकिन उन सभी को मेरे बारे में नहीं पता। उन्हें तो यही लगता है कि मैं अभी तक एलिजेंड्रो की साइड पर हूँ, हम लोग आसानी से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। एलिजे आइफर से कहती है अगर हम लोग वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं और उन सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स को धोखा भी दे लेते हैं भी मुझे नहीं लगता कि फ्यूजन को बर्बाद करने के बाद हम लोग सेफली यहाँ से निकल पाएंगे। यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं और इस सब के लिए प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, तुम सब भी सब में शामिल हो गई हो। आइफर उसे कहती है तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एलिजेंड्रो के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना चाहती हूँ जब हम लोग फ्यूजन को बर्बाद करेंगे। और वैसे भी मेरा यहाँ पर मरने का कोई इरादा नहीं है, वैसे भी मैं पूरी दुनिया को घूम कर देखना चाहती हूँ और मैं अपना इस ख्वाब को जरूर पूरा करूंगी और मैं यहाँ पर नहीं मरने वाली। एलिजे उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ से बाहर जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी बचेगी नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पर एलिजेंड्रो के पास थी और उसके प्लान्स में उसका साथ दिया है कि उसने ड्रैगन कोर को तो तुम्हारी बॉडी से ही निकाला है, इसलिए बाहर जितने भी चर्च के ऑफिसर्स हैं तुम उन सभी के लिए एक वांटेड क्रिमिनल बन जाओगी। आइफर उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है लेकिन मिस अतीसे भी तो यहाँ पर है, हम लोग उसे यूज करेंगे, वो चर्च ऑफ लाइट को मेरे बारे में बताएगी कि मैं बहुत ही अच्छी आइफर हूँ। एलिजे उसे कहती है मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, ऐसे भी इस सब के खत्म होने के बाद हम दोनों एक लॉन्ग ट्रिप पर चलेंगे। वो दोनों भी वहीं पर बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त बहुत सारी लाइफ फोर्स निकलती है और वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। खासतौर पर एलिजे, उसके कंधे से ब्लड भी दोबारा से निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो हिल रही होती है। आइफर उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, वो उसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, सारे ग्राउंड के हिलने की वजह से मेरा जख्म फिर से खुल गया है और ब्लड निकल रहा है। आइफर उसे कहती है लगता है कि मिस अतीसे उसके साथ काफी अच्छे से फाइट कर रही है, हमें जल्दी करना होगा वरना मिस अतीसे को वो मार डालेगा। एलिजे अपने हाथ पर ब्लड की तरफ देखती है और कहती है मेरी बॉडी से ब्लड तो निकल रहा है लेकिन साथ ही मेरी बॉडी के अंदर से काफी सारी लाइफ फोर्स भी निकल रही है। एलिजे आइफर से कहती है हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन आइफर वहीं पर रुक जाती है और सामने का सीन देखने के बाद एलिजे से कहती है सिस्टर क्या तुम्हें लगता है कि हमें इसी तरफ जाना है, वाकई में यही ठीक रास्ता है।
एलिजियो से कहती है क्यों, तुम्हें क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई हो? मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है जैसे कि लाइफ फोर्स बिल्कुल हमारे सामने है, तुम्हें यहाँ पर रुकना नहीं है, चलो जल्दी करो। आइफर उसे कहती है लेकिन हम लोग आगे नहीं जा सकते, जरा सामने की तरफ तो देखो, क्या तुम इन सभी को फील नहीं कर सकती? अगर वाकई में तुम इन सभी को फील नहीं कर सकती तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे मर चुके हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे आधे ह्यूमन और आधे मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जिनकी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम है। ये सारे के सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं लेकिन ये सारे पहले ही मर चुके हैं। एलिजियो से कहती है क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मुझे बोलकर बताओ, क्या यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, हमें इन सभी से फाइट करना पड़ेगी? आइफर उसे कहती है नहीं, यहाँ पर सभी लोग मर चुके हैं, बस वहाँ पर सिर्फ एक ही टेस्ट सब्जेक्ट बचा होता है जो कि दीवार के साथ गॉडेस ऑफ लाइट के साइन को बना रहा होता है। असल में ये वाला टेस्ट सब्जेक्ट हमारा हैंडी है। पिछली एपिसोड में आपने देखा था एलिजेंड्रो ने अपना पेन उसकी आंख में मारा था लेकिन हैंडी मरा नहीं था। उसने हैंडी को यहाँ पर बेसमेंट में अपना टेस्ट सब्जेक्ट बनाकर इसकी बॉडी के अंदर भी आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को एक्टिवेट किया है, जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। उसने यहाँ पर जितने भी दूसरे मॉन्स्टर्स थे उन सभी को मार दिया है क्योंकि उसके पास अभी भी अपनी कॉन्शियसनेस है और वो अभी भी अपनी गॉडेस ऑफ लाइट की बात को ही मान रहा है, यानी कि उसी के मिशन को पूरा कर रहा है इन सारे डीमंस को मारकर। हैंडी एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन चुका है जिसके 2 मुंह हैं और साथ ही पंख भी हैं, बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह। आइफर उसके सामने खड़ी होती है जबकि हैंडी उसके सामने खड़ा होता है और हैंडी का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। हैंडी कहता है मुझे अपने मिशन को पूरा करना है, सारे डीमन मॉन्स्टर्स को मारना है, ये मेरी गॉडेस के ऑर्डर्स हैं। वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जबकि उसी वक्त अतीसे वहाँ पर आता है और हैंडी के ऊपर अपने फायर मैजिक को यूज करते हुए अटैक करता है। अतीसे के अपने फायर अटैक करने से पहले ही हैंडी ने अपना पंजा उन दोनों के ऊपर मार दिया होता है जिसकी वजह से जबरदस्त फोर्स निकलती है। आइफर और एलिजे दोनों ही पीछे की तरफ गिर जाती हैं। हैंडी अतीसे की तरफ देखता और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मेरे मिशन को क्यों बर्बाद करना चाहती हो? मैं अपनी गॉडेस के दिए हुए मिशन को पूरा कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगी तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। अतीसे कहता है लगता है कि यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है कि यहाँ पर एलिजेंड्रो ने मिस्टर हैंडी को ही अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया है और इसका लेवल तो 50 से भी अबव था, यानी कि ये यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अतीसे चिल्लाकर हैंडी से कहता है प्लीज हैंडी, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर इस फ्यूजन को बर्बाद करने के लिए आए हैं। लेकिन हैंडी उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा क्योंकि मुझे अपनी गार्डियंस के मिशन को पूरा करना है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहीं पर नेक्स्ट सीन ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर एलिजेंड्रो और एरिक दोनों फाइट कर रहे हैं। एलिजेंड्रो अपने नाइफ को यूज करते हुए एरिक के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है जबकि एरिक बार बार अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है क्योंकि एलिजेंड्रो को इस बारे में पता चल चुका है कि एरिक उसे मार नहीं सकता और अगर एरिक उसके ऊपर अटैक करके उसे जख्मी भी करेगा भी एलिजेंड्रो अपनी बॉडी को हील कर लेगा क्योंकि वो लगातार नीचे से लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। एलिजेंड्रो के पास 2 नाइफ्स हैं और अपने दोनों नाइफ्स के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल कर ले जाता है। वो बार बार अटैक करता है जबकि एरिक बार बार अपनी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। एलिजेंड्रो से कहता है लगता है कि तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल में बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मैं इन ओपनिंग्स को यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी स्पीड इन सारी ओपनिंग्स को कवर कर रही है, इसी वजह से मेरा अटैक तुम्हारी बॉडी के करीब नहीं पहुँच पा रहा। वैसे तो तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, अगर तुम मेरी गर्दन काट दो तो मैं दोबारा से अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अफसोस तुम मेरी गर्दन को नहीं काट सकते क्योंकि तुम्हारा वो छोटा दोस्त तुम्हें कह कर गया है कि तुम्हें मुझे नहीं मारना। एरिक उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा होता है और उसे जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पंच को उसके करीब पहुंचाता है उसी वक्त वो उसे अपने पंच को रोक लेता है और अपने हाथ को खोल देता है कि एरिक को उसी वक्त याद आता है कि इसको मारना नहीं है। अतीसे भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम बार बार कोशिश क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम हर बार मुझे पंच मारने की कोशिश करते हो लेकिन अपने पंच को वहीं पर रोक लेते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ अगर तुम मुझे पंच मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। एलिजेंड्रो से कहता है मुझे तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल के बारे में एक कमी पता चली है, मुझे ये पता चला है कि तुमने आज से पहले मैजिकल स्वर्ड्समैन के साथ पहले कभी फाइट नहीं की, ऊपर से ऐसा मैजिकल स्वर्ड्समैन जिसके पास लाइटनिंग की पावर हो और वो अपनी लाइटनिंग के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जबकि एरिक ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। एलिजेंड्रो से कहता है अब मुझे पता चल चुका है कि तुम लाइटनिंग के सामने बिल्कुल बेकार हो, देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। एलिजेंड्रो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने दोनों नाइफ को घुमाते हुए अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होता है उसको यूज करता है जबकि एरिक अपनी तलवार को सामने करते हुए उसकी लाइटनिंग को ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी उसकी लाइटनिंग की पावर काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से एरिक ऊपर की तरफ और ऊंचा चला जाता है। एरिक अभी ऊपर हवा में ही होता है। एलिजेंड्रो से कहता है अब तुम्हारे साथ निमटना बहुत ज्यादा आसान है, जैसे तुम ऊपर से नीचे गिरोगे तुम नहीं बचोगे। एलिजेंड्रो नीचे अपने एक और स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम सोलर लाइटनिंग फ्लैश होता है। वो नीचे एक फॉर्मेशन टाइप की इलेक्ट्रिक फॉर्मेशन बनाता है और वहाँ से बहुत ही स्पीड के साथ लाइटनिंग ऊपर की तरफ जाती है एरिक के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन एरिक अपनी तलवार को घुमाते
जाते हुए एलिजेंड्रो की लाइटनिंग को वहीं पर डेसिपेट कर देता है और वो नीचे की तरफ देखता है तो नीचे एलिजेंड्रो नहीं होता। एलिजेंड्रो अपने स्किल को एक्टिवेट करने के बाद वहाँ से गायब होकर ऊपर चला जाता है। एलिजेंड्रो एरिक की साइड पर होता है और उसे कहता है जब तुम अपनी तलवार को घुमाते हो तब तुम्हारी स्पीड काफी स्लो हो जाती है और यही मेरे पास एक चांस है तुम्हारी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने का। अब तुम मेरे अटैक को अवॉइड नहीं कर पाओगे। और वो वहीं से अपने एक और स्पेशल स्किल जिसका नाम लाइटनिंग स्पीयर होता है उसको यूज करते हुए एक स्पीयर बनाता है जो कि लाइटनिंग से बना होता है और उसे एरिक की तरफ भेज देता है। लगता है कि उसका ये वाला स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है जो कि एरिक को नीचे जरूर गिरा देगा। एलिजेंड्रो से कहता है मेरे इस अटैक के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे, लेकिन तुम्हें अपने दोस्त के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहाँ पर वो अंडरग्राउंड में गया है वहाँ पर एक लेवल 68 का मॉन्स्टर है और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी तक तो उसने तुम्हारे उस दोस्त को मार भी दिया होगा। एलिजेंड्रो का वो लाइटनिंग से बना हुआ स्पीयर एरिक के साथ टकराता है और एरिक उसके साथ ही ऊपर से नीचे ग्राउंड पर जाकर गिरता है और ग्राउंड भी शैटर हो जाता है। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं एरिक ने अपने सिर्फ एक ही हाथ से एलिजेंड्रो के उस लाइटनिंग के बने हुए स्पीयर को रोक लिया होता है। एलिजेंड्रो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। एरिक उसे कहता है मैं तो यही सोच रहा था कि तुम अपनी लाइटनिंग की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो, मुझे लगा शायद तुम्हारी लाइटनिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। एलिजेंड्रो के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक हैं। एलिजेंड्रो सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा लाइटनिंग स्पीयर मेरा सबसे पावरफुल अटैक है। मुझे लगता है कि इसकी बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी है, लेकिन ये मेरे सामने शांत रहने का नाटक कर रहा है कि इसकी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया। एरिक उसके सामने खड़ा हंस रहा होता है और उसे कहता है तुम्हें लगता है कि वहाँ पर एक लेवल 68 का मॉन्स्टर है जो कि मेरे दोस्त से निमट सकता है। शायद तुम्हें अतीसे के बारे में नहीं पता, अतीसे एक लेवल 67 का ड्रैगन है, वो तुम्हारे उस मॉन्स्टर को कच्चा खा जाएगा। एलिजेंड्रो उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुमने कहा कि वो एक ड्रैगन है। और साथ ही एलिजेंड्रो और भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। एरिक उसे कहता है अब तुम्हें क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें कोई जोक सुनाया है। एलिजेंड्रो से कहता है तुमने कहा कि तुम्हारा ट्रम्प कार्ड ड्रैगन है, यानी कि अतीसे एक ड्रैगन बन सकता है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि वो अपनी ड्रैगन्स की पावर को यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल यूनिक आइटम है जिसकी पावर्स की वजह से वो यहाँ पर अपनी इंसानी फॉर्म में रहेगा, वो ड्रैगन की फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता। साथ ही एलिजेंड्रो अपने गले में हाथ डालता है और कहता है जब तक मेरे पास ये लॉकेट है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। वो अपने गले में देखता है तो उसके पास वो पेंडेंट नहीं होता। एलिजेंड्रो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है लगता है कि थोड़ी देर पहले एलिजे ने मेरे ऊपर अटैक किया था, उसी वक्त वो पेंडेंट मुझसे ले गई। और यहीं पर अंडरग्राउंड का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर एलिजे के हाथ में वो पेंडेंट होता है, जबकि वहीं पर अतीसे को दिखाते हैं। अतीसे अपनी ड्रैगन फार्म में आ चुका है। तो अपनी ड्रैगन फार्म में आने के बाद हैंडी के साथ हैंड टू हैंड फाइट कर रहा है। अतीसे को अभी भी लगता है कि वो प्रीस्ट हैंडी को ठीक कर सकता है। वो बार बार उसे कह रहा होता है प्रीस्ट हैंडी मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा, तुम ऑर्डर ऑफ लाइट के एक प्रीस्ट हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी हालत ऐसी हो चुकी है, तुम अपना आपा खो चुके हो। वो प्रीस्ट हैंडी को पीछे की तरफ धक्का देता है जिसकी वजह से वो काफी दूर गिरता है, लेकिन गिरने के बाद वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हैंडी बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, अतीसे के एक बाजू के ऊपर काट लेता है, जबकि अतीसे भी उसकी बॉडी के ऊपर काट लेता है। अतीसे उसकी बॉडी को अपने मुंह में लेने के बाद यानी उसे काटने के बाद उठाकर पीछे वाली दीवार के साथ पटक देता है और फिर साथ ही अतीसे एक जोरदार रोर लगाता है। आइफर और एलिजे भी वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं मिस अतीसे एलिजेंड्रो का क्या हुआ, वो इस वक्त किसके साथ फाइट कर रहा है, अगर तुम जहाँ पर हो तो। अतीसे उनसे कहता है मेरा दोस्त इस वक्त ऊपर उसके साथ फाइट कर रहा है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी फ्यूजन को बर्बाद करना होगा। कि मैं उससे कह कर आया हूँ कि उसे अभी के लिए एलिजेंड्रो को मारना नहीं, क्योंकि अगर वो मर गया तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे भी मर जाएंगे। लेकिन हम लोग डायरेक्टली इस फ्यूजन को बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो सकता है। हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा, हमें यहाँ पर एनर्जी की सप्लाई को रोकना होगा ताकि फ्यूजन अपने आप बंद हो जाए। अतीसे उनसे कहता है मैं यहाँ पर हैंडी को रोका रखता हूँ, जबकि तुम दोनों आगे बढ़ो और जाकर उस फ्यूजन को बर्बाद कर दो। आइफर और एलिजे दोनों ही उस फ्यूजन की तरफ आगे बढ़ती हैं, जबकि उसी वक्त हैंडी फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अतीसे उसे रास्ते में रोक लेता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है। आइफर एलिजे से कहती है क्यों ना हम लोग हैंडी को यहाँ पर खुला छोड़ दें, हैंडी खुद ब खुद इस फ्यूजन को बर्बाद कर देगा क्योंकि ये पागल हो चुका है। एलिजे उसे कहती है नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने यहाँ पर फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया तो फ्यूजन के साथ साथ ये सारे का सारा ड्रैगन नेस्ट भी उड़ जाएगा और हम लोग भी यहीं पर मर जाएंगे। हमें यहाँ पर किसी ऐसे चैनल को ढूंढना होगा, किसी ऐसे पाइप को जिसके रास्ते से ये सारी लाइफ फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, जहाँ पर इस फ्यूजन में इकट्ठी हो रही है। एलिजे अपने सामने की तरफ देखकर सेंस करती है तो उसे सामने एक पाइप नजर आता है। एलिजे आइफर से कहती है हमें बस उस सामने वाले पाइप को जाकर कट करना है, उसके बाद ये फ्यूजन खुद बहुत काम करना बंद कर देगी। लेकिन जैसे वो दोनों उस पाइप की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं, उसी वक्त हैंडी अपने मुंह में एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बनाता है और उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके एनर्जी बॉल को अपने मुंह से निशाना लगाने से पहले ही तीसरे उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसका एनर्जी बॉल मिस हो जाता है क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हालांकि वो डायरेक्टली उन दोनों के साथ हिट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो दोनों नीचे की तरफ गिर जाती हैं। अतीसे जल्दी से पीछे की तरफ देखता है, चिल्लाकर उनका नाम पुकारता है। आइफर रोल करती हुई एलिजे को बचा लेती है। एलिजे आइफर से कहती है आइफर क्या तुम ठीक हो? आइफर उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
इतनी छोटी मोटी चोट का तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जल्दी से जल्दी जाकर एलिजेंड्रो को रोकना है। वो दोनों फिर से आगे बढ़ती हैं। एलिजे बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ती है और जाकर उस पाइप को काटने लगती है, साथ ही वो उस पाइप को काट देती है। जबकि दूसरी तरफ अतीसिया अपने दोनों हाथों को यूज करते हुए हैंडी को पकड़ता है और उसके मुंह की तरफ अपनी फायर को रिलीज करता है। फायर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसकी फायर ड्रैगन नेस्ट के ऊपर वाले हिस्से को फाड़ते हुए बाहर की तरफ निकल आती है, बिल्कुल एक एनर्जी बीम की तरह, और दूर से भी दिखाई देती है। जबकि नेक्स्ट सीन में फिर से एरिक और एलिजेंड्रो की फाइट का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों भी फाइट करते हुए कहीं पर उसी गड्ढे के अंदर गिर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों गिरते गिरते भी फाइट कर रहे होते हैं। एलिजेंड्रो अभी भी इसी बारे में सोच रहा होता है। एलिजेंड्रो कहता है जिसका हमें डर था वो ड्रैगन यहाँ पर आ गया है, बताया कि ये वही ड्रैगन है, ग्रेटर ड्रैगन, जिसने लिच को मारा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इसका लेवल 67 है तो फिर ये एक लिच को कैसे मार सकता है? उसका लेवल तो 72 था। लेकिन साथ ही वो और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैंने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा, आखिर इस बंदे को ड्रैगन के लेवल के बारे में कैसे पता चला? अगर ये रेथिनियन है तो ये लेवल नहीं देख सकता। तो वो दोनों फाइनली ऊपर से गिरते गिरते नीचे ग्राउंड के ऊपर आकर गिरते हैं। एलिजेंड्रो थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो, तुम एक वाल्टेरा वॉरियर नहीं हो और ना ही एक रेथिनियन हो, बल्कि तुम दूसरी दुनिया से आए हुए एक इंसान हो, बिल्कुल मेरी तरह। एरिक उससे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। एलिजेंड्रो उसे कहता है क्योंकि तुम मुझे इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर एक दूसरी दुनिया का इंसान दूसरी दुनिया के इंसान को मारेगा तो उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अब मुझे ये मत कहना कि हमारे उस दोस्त यानी कि लिच को तुमने मारा था। एरिक उसे कहता है हाँ उस लिच को मैंने मारा था। तो अब क्या तुम उस लिच की मौत का बदला लेने वाले हो? पर वो तुम्हारा इतना ही दोस्त है। एलिजेंड्रो उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और साथ ही अपने वेपन्स को नीचे कर लेता है और उसे कहता है नहीं ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि तुमने लिच को मार दिया, वैसे भी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरे पीछे जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं जिसने भी लिच को मारा है वो उसे मार डाले। एरिक उसे कहता है तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, तुम्हारे पीछे कौन लोग हैं? तुम यहाँ पर डीमन गॉड आम्फेलिस की बात कर रहे हो। एलिजेंड्रो उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम कौन से डीमन गॉड आम्फेलिस की बात कर रहे हो? यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डीमन गॉड से भी ज्यादा पावरफुल हैं। डीमन गॉड आम्फेलिस को तो अभी तक किसी ने देखा भी नहीं हुआ, लेकिन ये सारे लोग इन सभी को हमने देखा हुआ है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त रेथिना कॉन्टिनेंट में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर उनके लोग नहीं है, यानी कि उनके हाथ हर जगह पर फैले हुए हैं। इसका मतलब तो ये है कि अगर यहाँ पर फाइट करते हुए तुम मुझे मार डालते हो, यानी कि तुम मुझे अपना दुश्मन बनाते हो, तो इसका मतलब रेथिना कॉन्टिनेंट में तुम्हारे लिए छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, इससे हम दोनों ही जिंदा रह सकते हैं। तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है अगर तुम इसको समझो तो, जहाँ पर मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता कि तुमने उस लिच को मारा है, जबकि हमारे ग्रुप के सभी लोग यही समझते हैं कि एक ड्रैगन ने लिच को मारा है। और ऊपर से अब मेरे पास एक ड्रैगन कोर भी है। मैं उन सबको यही रिपोर्ट दूंगा कि मैंने ड्रैगन को मार दिया। उसकी ड्रैगन कोर को लेने के बाद ये ड्रैगन वही था जिसने लिच को मारा था। हम लोग एक तीर से दो शिकार करेंगे। उसके बाद तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो, अपने ड्रैगन दोस्त को अपने साथ लेना और कहीं दूसरी जगह पर चले जाना। दोबारा कभी भी हम लोग तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। फिर हम दोनों का बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तुम भी जिंदा रह सकते हो, तुम्हारा ड्रैगन भी जिंदा रहेगा, मुझे मेरी ड्रैगन कोर भी मिल चुकी है, हमारा प्लान भी पूरा हो जाएगा। एरिक उसकी सारी बात सुनने के बाद उसकी टांग के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है और उसकी किक के मारते ही एलिजेंड्रो बेचारे की टांग की हड्डी टूट जाती है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। वे थोड़ी देर पहले एरिक उसके चेहरे पे लगे हुए कट को देख रहा होता है, वो हील नहीं हो रहा होता कि एलिजे ने उस पाइप को कट कर दिया है जिसकी वजह से लाइफ फोर्स इस तक नहीं पहुंच रही। एलिजेंड्रो वहीं पर दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है, साथ ही उसे गालियां भी दे रहा होता है। वो उसे कहता है मैंने तुम्हें एक इतनी अच्छी डील दी, तुम फिर भी मुझे मारना चाहते हो। एरिक उसे कहता है तुम्हारी डील बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे तुम्हारी डील बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन बात ये है अतीसे को ये वाली डील बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अतीसे ने यहाँ से जाने से पहले मुझसे कहा था कि हमें इस बंदे को लाजमी मारना होगा। अतीसे को तुम्हारे जैसे बुरे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। एलिजेंड्रो अपने नाइफ को घुमाते हुए उस पर अटैक करता और कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरी दुनिया से आए हुए एक हीरो हो जहाँ पर इन सभी को बचा सकते हो। यहाँ पर ना तो मैं और ना ही तुम, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोग हमसे बहुत ज्यादा अलग हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। एरिक हैरान होकर उसे कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन लोग हैं वो? एलिजेंड्रो उसी वक्त अपने पास से वही वाला इंजेक्शन निकालता है। वही इंजेक्शन है जिसके अंदर उसने एलिजे की बॉडी से आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को निकाला था और वो उसे अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है। एलिजेंड्रो कहता है वैसे तो मैं इस सिस्टम वाले इंजेक्शन को के सामने पेश करने वाला था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसे यहीं पर यूज करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि वो लोग मेरे ऐसा करने पर मुझे सजा देंगे। एलिजेंड्रो जैसे ही उस इंजेक्शन को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी फोर्स निकलती है जिसकी वजह से एरिक भी पीछे की तरफ धकेला जाता है। एरिक सामने की तरफ देखता है तो एलिजेंड्रो की बॉडी वहाँ बनकर वहाँ से गायब होना स्टार्ट हो जाती है। एरिक सामने की तरफ देखकर सोच रहा होता है क्या ये इस आर्टिफिशियल गाइडलाइन के साइड इफेक्ट्स हैं, इसी वजह से इसको इतना ज्यादा पेन हो रहा है। लेकिन साथ ही एरिक कहता है नहीं, ऐसा मैंने तब महसूस किया था जब मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, उसी वक्त नीचे से धुआं निकला और मैं गायब हो गया। एलिजेंड्रो की बॉडी की तरफ दिखाते हैं। एलिजेंड्रो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और साथ ही उसकी बॉडी धुआं बन के गायब हो रही होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं वहाँ पर क्योंकि लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा है, वो सारी की सारी लाइफ फोर्स
उसकी बॉडी के साथ मिक्स होती है और उसकी बॉडी दोबारा से एक शैडो यानी ब्लैक कलर के ह्यूमनॉइड क्रिएचर में तब्दील हो जाती है। अब इस वक्त एलिजेंड्रो के पास डबल गाइडलाइन सिस्टम है, एक आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम है जिसके साइड इफेक्ट्स हैं और वो इंसान को मॉन्स्टर बना देता है। आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम के कंप्लीट होने के बाद के पास जो विंडो ओपन होती है उसमें उसकी स्पीशीज अननोन होती है कि उसका लेवल 72 हो चुका है। एलिजेंड्रो की बॉडी के सेंटर में ड्रैगन कोर होती है जबकि उसके इर्द गिर्द ब्लैक कलर की बॉडी होती है। उसकी जो ड्रैगन कोर होती है उसके बारे में विंडो ओपन होती है और दिखाया जाता है कि ये एक अनस्टेबल आर्मफुलेस ब्लेसिंग है जो कि अभी तक सिर्फ 9% कंप्लीट हुई है। एलिजेंड्रो आगे बढ़ता है और कहता है मेरे पास इनकम्प्लीट आर्मफुलेस ब्लेसिंग है। इसका मतलब क्या है? क्या मैं लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकता? एरिक अभी अपने सामने की तरफ ही देख रहा होता है क्योंकि वो उसकी तरफ सामने चलकर आ रहा होता है, लेकिन एक पलक झपकने की स्पीड से एलिजेंड्रो एरिक के चेहरे के ऊपर एक कट लगाने के बाद उसके पीछे चला जाता है। एलिजेंड्रो एरिक से कहता है अब जबकि मेरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है लेकिन मैं लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। नीचे से किसी ने पाइप को काट दिया है, मुझे सीधा नीचे जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर दोबारा से लाइफ फोर्स वाले पाइप को जोड़ना चाहिए। एरिक भी उसकी ये वाली बात सुन के काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अगर वो नीचे जाएगा तो वो जाकर सभी को मार डालेगा। नेक्स्ट सीन नीचे का दिखाया जाता है। बेसमेंट में अभी भी फाइट जारी है। अतीसे हैंडी के ऊपर अपने फायर अटैक को करने के बाद कहता है सर हैंडी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहता था। आइफर भी काफी ज्यादा खुश होती है कि एलिजे ने उस पाइप को काट कर सभी को बचा लिया है। एलिजे भी काफी ज्यादा खुश होती है। एलिजे कहती है हमने इस पाइप को काट दिया है, इसका मतलब एलिजेंड्रो अब लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। यहीं पर उस बूढ़ी आंटी को भी दिखाते हैं। बूढ़ी आंटी पहले वहीं पर छुपी होती है और वो वहीं से निकलती है। एलिजे उसे कहती है आंटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है? तुम यहाँ पर आई कैसे? जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। आंटी चलते हुए सीधे उसके पास आ जाती है और उसे कहती है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ से भागूंगी? मैं नहीं पता कि यहाँ पर सर एलिजेंड्रो ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। सर एलिजेंड्रो बहुत ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बुरी हो, तुमने सर एलिजेंड्रो को धोखा दिया है। आंटी उसके सामने खड़ी बातें कर रही होती है। बातें करने के बाद वो पीछे की तरफ भागती है। उसी वक्त दिखाते हैं उसने एलिजे की बॉडी के अंदर एक नाइफ घुसाया होता है, यानी वो एलिजे को नाइफ मारने के बाद वहाँ से सीधा उस कटे हुए पाइप की तरफ भाग कर जाती है। वो वहाँ पर जाने के बाद के दोनों एंड्स के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखती है, यानी कि वो अपनी बॉडी को मीडियम के तौर पर यूज कर रही है। एक पाइप के अंदर से लाइफ फोर्स उसकी बॉडी के अंदर से गुजर कर दूसरे पाइप में जाती है। इस तरह वो पाइप को दोबारा से जोड़ देती है और वो लाइफ फोर्स फ्यूजन फिर से काम करना शुरू कर देता है। जब आंटी वहाँ पर अपनी बॉडी को मीडियम के तौर पर यूज करती है, उस ड्रैगन नेस्ट के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है। वहाँ से जबरदस्त इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल रही होती है और ये सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी एलिजेंड्रो की पावर्स हैं। कि यहीं पर बेसमेंट के एक एरिया में मिस्टर कैलेंडोर को दिखाते हैं। मिस्टर कैलेंडोर मरने से पहले अपना फैमिली नेकलेस निकालते हैं जिसके अंदर मिस्टर कैलेंडोर, उसकी बीवी और साथ में उसकी बेटी की तस्वीर होती है। वो उसकी तरफ देख रहा होता है। उसकी बॉडी से बहुत सारी लाइफ फोर्स दोबारा से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो फ्यूजन रिएक्शन फिर से चल गया है। जबकि वहाँ पर बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो सारे बेहोश हो चुके हैं, या तो वो बेहोश हो चुके हैं या फिर मर चुके हैं। उनकी बॉडी के अंदर से जितनी भी लाइफ फोर्स निकल रही है वो सारी की सारी उस फ्यूजन रिएक्टर की तरफ जा रही है, वहाँ पर जाकर इकट्ठी होती है। न सिर्फ उन सभी की बॉडी के अंदर से बल्कि आइफर की बॉडी के अंदर से भी दिखाते हैं। आइफर की बॉडी से भी लाइफ फोर्स निकल रही होती है। अतीसे ये देखने के बाद जल्दी से आगे बढ़ता है और उस फ्यूजन वाले टैंक के अंदर अपने दोनों बाजुओं को घुसा देता है और उस फ्यूजन वाले रिएक्टर को अपनी ड्रैगन कोर की मदद से शांत करने की कोशिश करता है। अतीसे कहता है पावर के ओवरलोड होने की वजह से जहाँ पर फ्यूजन में जितनी भी लाइफ फोर्स इकट्ठी हुई है वो सारी की सारी एक्सप्लोड होने वाली है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होगा। लेकिन मैं अपनी ड्रैगन कोर को यूज करते हुए इसे थोड़ी देर के लिए रोक कर रख सकता हूँ, यहाँ पे शांत कर सकता हूँ, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी इसको डिस्कनेक्ट करना होगा। अतीसे उस सारी लाइफ फोर्स को अपनी बॉडी के अंदर अपने ड्रैगन कोर की मदद से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। लाइफ फोर्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना इतना भी आसान काम नहीं है, वो भी काफी जख्मी हो जाता है। अतीसे आइफर से कहता है मेरा ड्रैगन कोर इसको थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज तो कर रहा है, ये फटेगा नहीं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है। हमें सारे के सारे फ्यूजन को इस तरह तबाह करना है कि इसके अंदर जितनी भी लाइफ फोर्स है वो वापस से उन्हीं इंसानों की बॉडी में चली जाए जिनकी बॉडी से निकलकर यहाँ पर इकट्ठी हुई है। इसी तरह हम लोग उनकी जान को बचा सकेंगे, वरना वो सारे मर जाएंगे। लेकिन हम लोग डायरेक्टली अटैक करके इसको यहाँ पर एक्सप्लोड नहीं कर सकते, अगर फिजिकल अटैक इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर मैजिकल अटैक्स की जरूरत है, स्पेशली ऐसे मैजिकल अटैक की जो कि मैजिकल स्वर्ड्समैन की तरफ से हों। यहाँ पर मिस एलिजे की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मिस एलिजे मैजिकल स्वर्ड्समैन है और वो अपने इलेक्ट्रिक स्किल को यूज करते हुए इसके साथ काउंटर अटैक करेगी। इसकी वजह से हम लोग इस फ्यूजन को शांत कर सकते हैं। आइफर अतीसे से कहती है लेकिन हम लोग क्या करेंगे? एलिजे तो यहाँ पर बेहोश हो चुकी है कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी लाइफ फोर्स निकल रही है और ऊपर से वो जख्मी भी है। अगर हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकते हैं एलिजे की बॉडी के अंदर से सारी लाइफ फोर्स निकल जाएगी और ये यहीं पर मर जाएगी। नेक्स्ट सीन फिर से ऊपर का दिखाया जाता है एरिक और एलिजेंड्रो का। एलिजेंड्रो एरिक से कहता है इस आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करने के बाद मुझे पता चल रहा है इस गाइडलाइन सिस्टम के कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सब के बारे में तो पहले से पता होगा क्योंकि तुम भी तो एक दूसरी दुनिया के इंसान हो और तुम्हारे पास भी जो गाइडलाइन सिस्टम है। लेकिन ये वाला
आर्टिफिशियल सिस्टम जेन्युइन आर्टिफिशियल सिस्टम से काफी ज्यादा बेहतर है। हम लोग इससे न सिर्फ दूसरों का लेवल देख सकते हैं बल्कि ये भी देख सकते हैं कि उनके पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है या फिर वो कौन से स्किल्स को यूज करने वाले हैं। हम उन सारे स्किल्स को काउंटर मेजर कर सकते हैं। लेकिन इस आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम का जो कि मैंने अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया है यानी आर्मफिलिस ब्लेसिंग, ये सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसकी मदद से मुझे रीजनरेटिव एबिलिटीज मिलती हैं। यहाँ पर जो 4 फोर्सेस हैं यानी प्राणा, माना और फोर्स, लाइफ फोर्स, इन चारों को यूज करते हुए कोई भी मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। चाहे तो मेरी बॉडी को कितनी ही बार डिस्ट्रॉय क्यों ना कर लो, मैं दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर लूंगा, बिल्कुल एक लीच की तरह। तुम मुझे ऐसा भी कह सकते हो कि मैं एक इमॉर्टल बन चुका हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। ऊपर से मैं अपने आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को यूज करते हुए अपने आसपास भी महसूस कर सकता हूँ। मुझे पता है कि इस वक्त अंडरग्राउंड में क्या चल रहा है। इस वक्त तुम्हारी आइफर और ड्रैगन की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। मुझे तो लगा था कि फ्यूजन के अंदर जितनी भी लाइफ फोर्स है वो सारी खत्म होने वाली है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एलिजे मरने वाली है, इसलिए उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी लाइफ फोर्स निकल रही है जो कि मेरी हेल्प के लिए काफी है। मेरे पास सिर्फ एक ही काम बचा है, वहाँ पर जितनी भी लाइफ फोर्स बची हुई है उस सभी को मुझे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना है और उसके बाद अपने आर्मफिलिस ब्लेसिंग सिस्टम को 100% कंप्लीट कर लूंगा। मुझे ऐसे ही कह सकते हो कि मैं एक इमॉर्टल गॉड बन जाऊंगा। तो अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? अगर तुम यहाँ पर उसी पहले वाली स्ट्रेटेजी पर काम करने वाले हो यानी कि तुम्हें मुझे नहीं मारना, फिर मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा देर तक यहाँ पर रुक पाओगे क्योंकि तुम्हारा ड्रैगन दोस्त वहाँ पर नीचे मर जाएगा। यहीं पर फिर से सीन अतीसे का दिखाया जाता है। अतीसे अपनी बॉडी के अंदर काफी सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे ज्यादा वो हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि अतीसे ने एक बार पहले भी इस बारे में बताया था, अगर हम लोग ज्यादा लाइफ फोर्स को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारी बॉडी फट सकती है। इसे काफी सारी लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करने के बाद वहीं पर गिर जाता है और कहता है, आइफर मुझे माफ कर देना, ड्रैगन सिर्फ इतनी ही लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ना तो मैं यहाँ पर और ज्यादा लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और ना ही यहाँ से भाग सकता हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो इसलिए यहाँ से भाग जाओ, तुम अपनी लाइफ बचा सकती हो। फिर आइफर एलिजे की तरफ देखती है। एलिजे तो पहले से बेहोश हो चुकी है क्योंकि आंटी ने उसके पेट में खंजर मारा था। आइफर रोना शुरू कर देती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ, अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। आइफर आगे बढ़ती है और अपनी ब्लू फायर को यूज करते हुए उस ड्रैगन कोर के ऊपर अटैक कर देती है। मुझे लगता है कि शायद अपनी फायर यूज करने से उस फ्यूजन में मौजूद लाइफ फोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अतीसे उसे कहता है, आइफर ये सब कुछ बेकार है, तुम ये नहीं कर पाओगी, यहाँ पर एक मैजिकल स्वर्ड्समैन के स्पेशल स्किल की जरूरत है, फायर से कुछ नहीं होने वाला। एलिजे को भी होश आ जाती है। एलिजे होश में आने के बाद अतीसे से कहती है, प्लीज अतीसे मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस काम में हेल्प करें। जबकि आइफर की तरफ दिखाते हैं, आइफर अभी भी उसके ऊपर अपनी ब्लू फायर को छोड़ रही होती है और वो बार बार उसके ऊपर अपनी ब्लू फायर से अटैक करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी ब्लू फायर भी खत्म हो जाती है। आइफर खांसते हुए कहती है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, क्या मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी की जान बचाने के लायक नहीं हूँ। वहीं पर खांसने के दौरान ही उसके मुंह के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने अपनी बहुत सारा ब्लू फायर को यूज किया है। आइफर रोते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती कि एलिजे मर जाए, मैं दोबारा से अकेले नहीं रहना चाहती, एलिजे मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, वो मेरी बहन है। जबकि एलिजे भी उठकर उसके पास चली जाती है और उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, मैं भी दोबारा अकेले नहीं रहना चाहती। आइफर उसे कहती है, एलिजे तुम उठकर यहाँ पर क्यों आई, तुम्हें हिलना जुलना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। एलिजे आइफर से कहती है, आइफर मुझे माफ कर देना, पिछले कई सालों से मैं यहाँ पर अकेली हूँ, जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी तब से मैं इस जगह पर बिल्कुल अकेली थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे लगा शायद मुझे एक दोस्त मिल गई है, इसलिए मैं तुम्हें डेंजरस टास्क करने से रोक रही थी और यहाँ से भागने से भी रोक रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो गई थी। मैं चाहती थी कि मेरा अकेलापन खत्म हो जाए। मैंने तुम्हें अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझसे बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुमने हमेशा ही अपने आप को साबित किया है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आइफर उसे कहती है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। एलिजे अपने पास से वो लॉकेट निकालती है, वही लॉकेट है क्योंकि वो एलिजेंड्रो से चोरी करके लाई है। एलिजे उसे कहती है, तुम ये किस तरह की बात कर रही हो, तुम एक जीनियस वेवरियन हो और तुम यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हो। आइफर उस लॉकेट की तरफ देखती है और उसके बाद अतीसे की तरफ देखती है। अतीसे उसे कहता है, ये लॉकेट एक बहुत ही स्पेशल लॉकेट है, इस लॉकेट की मदद से कोई भी ड्रैगन अपने आप को इंसानी फॉर्म में रख सकता है या फिर एक ड्रैगन की फॉर्म में चेंज हो जा सकता है। स्पेशली ये एक ड्रैगन को इंसानी फॉर्म में चेंज करने के लिए होता है। लेकिन आइफर तुम एक बहुत ही जीनियस विवेरियन हो जिसके पास ड्रैगन कोर भी था और मुझे लगता है कि इस आइटम को यूज करने पर तुम एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में आ सकती हो। आज से पहले हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, अभी भी कोई भी विवेरियन इंसानी शक्ल नहीं ले पाई, अभी कभी किसी ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो। ये भी बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है, हाँ ये कर सकती है, ये एक इंसानी फॉर्म ले सकती है। एलिजे आइफर से कहती है, आइफर मुझे माफ कर देना, मैं अपने आप ही ये सब कुछ कह रही हूँ, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम एक इंसानी फॉर्म में आ सकती हो। आइफर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे ऊपर भरोसा कर रही हो। एलिजे उस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ती है और उसे आइफर की तरफ सामने करती है और उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और उस सारी एनर्जी से आइफर की बॉडी कवर हो जाती है। यहीं पर नेक्स्ट सीन फिर से ऊपर का दिखाया जाता है।
एलिजेंड्रो के कंधे पर दिखाते हैं एक बड़ा सा कट लगा होता है जो कि एरिक ने अपनी तलवार से लगाया होता है। थोड़ी देर के बाद वो कट बढ़ जाता है। एलिजेंड्रो हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो एक बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे सारे सहम रीजनरेट हो जाएंगे, तुम मेरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े क्यों ना कर दो, मैं एक इमोर्टल बन चुका हूँ, इस तरह मुझे मार नहीं पाओगे। एरिक उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम एक इमोर्टल बन चुके हो, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। वैसे भी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर मरते हो या फिर नहीं, मुझे तो बस इस बात को देखना है कि जब मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कट लगाता हूँ तब तुम्हें दर्द होता है या नहीं। वाकई में जब उसकी बॉडी के ऊपर वो कट लगाता है तो उसे दर्द होता है। एक बड़ा ही डेविलिश सा लुक उसे देता है और कहता है मैं तब तक तुम्हारी बॉडी के अपनी तलवार के साथ पीसेस करता रहूंगा जब तक कि दर्द के मारे तुम ये नहीं कहते कि मैं मरना चाहता हूँ। एरिक का ये वाला लुक देखकर तो एलिजेंड्रो भी घबरा जाता है। एलिजेंड्रो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रेट अर्थ वालों ने मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया यहाँ पर इस दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है, कोई ऐसा भी हंटर है जो दूसरी दुनिया से आया हो और बहुत सारे साल उसने यहाँ पर गुजारे हों। ये वाला हंटर तो एक बीस्ट बन चुका है जो कि अपने शिकार पर झपटना जानता है। लगता है कि इसने मॉन्स्टर्स के बीच बहुत सारे साल गुजारे हैं, इसलिए इसे शिकार करना बहुत ही अच्छे से आता है और अपने शिकार को टरपाना तो बहुत ही अच्छे से आता होगा। लगता है कि इसे मॉन्स्टर्स के अटैक पैटर्न्स के बारे में भी पता है। एलिजेंड्रो जल्दी से अपने दोनों बाजू को सामने की तरफ करता और कहता है मुझे अपनी दोनों बाजू को सामने करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। मैं अपने दोनों बाजू को सामने करूंगा तो मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जितनी की एक डायनासोर की होती है। वो अपने दोनों बाजू को सामने करके अपने आप को प्रोटेक्ट करके खड़ा होता है, लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं एरिक वहाँ पर अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। और यहीं पर कहानी सुनाने वाला कहता है जैसे ही एरिक ने अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक किया उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस हो गए और साथ ही उसकी कॉन्शियसनेस भी गायब हो गई, वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। लेकिन आम्फिलस ब्लेसिंग की वजह से उसकी बॉडी के अंदर रीजनरेशन की एबिलिटीज हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट करना स्टार्ट करता है। उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस होने के सिर्फ 0.5 सेकंड्स के बाद ही वो दोबारा से अपनी बॉडी को जोड़ लेता है। इसी के साथ उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है, यानी कि वो होश में आ जाता है। लेकिन होश में आने के बाद एक चीज उसके जहन में रहती है, वो होता है उसकी बॉडी के डिस्ट्रॉय होने का दर्द, यानी कि वो अपनी बॉडी के अंदर से दर्द को नहीं मिटा सकता और वो जोर से चिल्लाना शुरू करता है। अगर एलिजेंड्रो की जगह पर कोई और इंसान होता तो इतना ज्यादा दर्द बर्दाश्त करने के बाद वो कोमा में चला जाता या फिर उसके दिमाग की नसें फट जाती। लेकिन एलिजेंड्रो बेचारा ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास रीजनरेटिव एबिलिटीज हैं। आम्फिलस ब्लेसिंग्स की वजह से अगर उसकी बॉडी की कोई भी वेन फटती है तो वो दोबारा से रीजनरेट कर जाएगी, इसलिए वो हमेशा के लिए दर्द को महसूस करता रहेगा जब तक कि एरिक उसकी बॉडी के बार बार छोटे छोटे टुकड़े करता रहेगा। और एलिजेंड्रो जैसे ही अपने पहले वाले दर्द से बाहर निकलता है उसी वक्त एरिक फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है और वो अपनी तलवार घुमाकर फिर से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। तो इसकी वजह से एलिजेंड्रो दोबारा अपनी बॉडी को रीजनरेट तो कर सकता है लेकिन उसे दर्द होता है। एरिक उसे जरा सा भी टाइम नहीं देता, दोबारा से रीजनरेट होने के बाद फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी बॉडी के फिर से पीसेस कर देता है। एलिजेंड्रो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है अब मैं क्या करूं, ये लड़का तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह फाइट कर रहा है, ये बार बार मेरी बॉडी के पीसेस कर देता है और फिर से मैं अपने आप को रीजनरेट करता हूँ। लगता है ये सब कुछ आम्फिलस गाइडलाइन के इनकम्प्लीट होने की वजह से हो रहा है। आज मेरे पास आम्फिलस ब्लेसिंग कंप्लीट होती और अगर ये इसी तरह बार बार मेरे ऊपर अटैक करता रहा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी भी रिमेनिंग लाइफ फोर्स है मैं उस सारी की सारी को एब्सॉर्ब कर लूंगा सिर्फ अपनी बॉडी को रीजनरेट करने के लिए। मुझे जल्दी से पहले उस ड्रैगन की तरफ देखना होगा कि वो ड्रैगन कहाँ पर है। अगर तो वो अभी भी फ्यूजन के करीब जिंदा है तो वो फ्यूजन को बर्बाद कर सकता है और वो अपनी लाइफ फोर्स को देखने की पावर को यूज करता है और उसे पता चलता है अतीसी और एलिजे अभी भी वहीं पर फ्यूजन के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। नेक्स्ट सीन यहीं पर फिर से नीचे का दिखाया जाता है जहाँ पर अतीसी और एलिजे होते हैं। एलिजे ने अपने उस लॉकेट को यूज करते हुए आइफर को एक लड़की बनाने की कोशिश की है, यानी कि उसकी ह्यूमनॉइड फॉर्म में उसको लाने की कोशिश की है और वहाँ पर काफी ज्यादा हुआ फैल गया था। अब यहाँ पर दिखाते हैं आइफर वाकई में एक ह्यूमन लड़की बन गई है। आइफर लड़की बनने के बाद एलिजे से कहती है कहीं मैं बहुत ज्यादा अजीब तो नहीं लग रही। एलिजे उसे कहती है नहीं, तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो, बिल्कुल एक प्यारी सी लड़की की तरह। और साथ ही वो अपने कपड़े उतार कर उसको दे देती है और उसे कहती है अगर कोई भी तुम्हारी तरफ देखेगा तो वो यही समझेगा कि तुम मेरी सिस्टर हो। कि आइफर एलिजे को बहुत ज्यादा मानती है और उसे अपनी बहन मानती है। इसी वजह से जब उसने अपनी बॉडी को चेंज किया है तो उसकी शेप भी बिल्कुल एलिजे जैसी हो गई है। वो दोनों बिल्कुल जुड़वा बहनों की तरह लग रही है, बालों के कलर का डिफरेंस है। और यहीं पर आइफर के लेवल के बारे में दिखाया जाता है। ह्यूमन बनने के बाद उसका लेवल 5 है और वो मैजिक स्वर्ड्समैन है, जैसे कि हमारी एलिजे एक मैजिकल स्वर्ड्समैन है। आइफर इंसान बनने के बाद कहती है मैजिक कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे इंसानों को 2 टांगों के ऊपर चलते हुए देखा है। एक मॉन्स्टर से इंसान बनने के बाद 2 टांगों के ऊपर चलना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। आइफर कहती है लेकिन मैंने बहुत सारे इंसानों को ऐसा करते हुए देखा है, इसलिए मैं भी ये कर सकती हूँ। फिर वो कहती है मुझे ग्रेविटी के सिंपल रूल्स को फॉलो करना होगा, पहले एक पाँव को आगे बढ़ाना है और फिर साथ ही उसके दूसरे पाँव को भी आगे बढ़ाना है। इस साथ साथ मुझे अपने बाजू को भी हरकत देना होगी क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि अपने बाजू को हरकत दिए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। बाजू को हरकत देने से वो लोग
लोग अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं, इसलिए मुझे भी सेम स्टेप्स को फॉलो करना होगा। वो इसी तरह करते हुए अपना पहला पाँव आगे बढ़ाती है और वो चलते हुए थोड़ी आगे बढ़ जाती है। अतीसी और अलीचे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। अतीसी कहता है ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। पहले भी ये एक बात करने वाली विवरियन थी जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ऊपर से इंसानी फॉर्म में आने के बाद ये चल सकती है। बहुत सारे मॉन्स्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इंसानी फॉर्म में आने के बाद पहली बार नहीं चल पाते। हालांकि मैं भी जब पहली बार अपनी इंसानी फॉर्म में आया था तब मैं भी इस तरह नहीं चल सकता था। यहाँ तक कि मेरे जैसे जितने भी ड्रैगन्स होते हैं पैदा होते ही उनके पास मैजिक होता है, वो मैजिक को यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इंसानी फॉर्म में आने के बाद उनको भी चलने में काफी ज्यादा दिन लगते हैं। एलिजा मुस्कुराते हुए आइफर से कहती है, आइफर तुम ये कर सकती हो, तो जल्दी से आगे बढ़ो और अपनी मैजिकल स्वर्ड्समैन की टेक्निक को यूज करते हुए उस फ्यूजन को बर्बाद कर दो। ऐसी वो आगे बढ़ने लगती है। उसी वक्त उन्हें ग्राउंड हिलता हुआ महसूस होता है क्योंकि ऊपर वाली दीवार को तोड़ते हुए एरिक और एलिजेंड्रो दोनों नीचे की तरफ गिरते हैं। जहाँ से वो नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं वहाँ से नीचे मलबा भी गिरता है और उस मलबे के नीचे आइफर होती है। एरिक और एलिजेंड्रो तो आपस में फाइट कर रहे होते हैं, उन्हें इस बारे में नहीं पता होता कि नीचे क्या चीज है। एलिजेंड्रो चिल्लाकर एरिक को गालियां दे रहा होता है और कहता है, तुम कहीं नहीं कहीं के मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम एक मॉन्स्टर हो, पता नहीं कहाँ से आए हो। एरिक हंसते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि पहले तुम्हें जाकर शीशे में अपना चेहरा देखना चाहिए। मॉन्स्टर तो तुम हो और तुम मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो, मैं तो फिर एक इंसान हूँ। अतीसे चिल्लाकर उसे कहता है, हानबीन अपने नीचे देखो। एरिक जैसे नीचे की तरफ देखता है तो उसके नीचे आइफर होती है। आइफर उसकी तरफ देखकर रोना शुरू कर देती है कि बहुत सारे पत्थर उसके ऊपर गिरने वाले होते हैं और आइफर बेचारी अभी तक सिर्फ चलना ही सीखी है, वो भाग नहीं सकती, इसलिए वो वहीं पर खड़ी खड़ी रोना शुरू कर देती है। एरिक एलिजेंड्रो के मुंह पर अपना पाँव रखता है और उसके ऊपर फोर्स लगाते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, जबकि खुद भी साइड वाले पत्थर के ऊपर पाँव मारता हुआ नीचे उतर आता है। फिर पीछे की तरफ भागने की कोशिश करती है लेकिन अभी भी कुछ पत्थर उसके ऊपर गिरने वाले होते हैं और वो सारे पत्थर नीचे गिर जाते हैं। जबकि एरिक बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और आइफर को उठाकर उनके पास आ जाता है, यानी अतीसे के पास आ जाता है। एरिक कहता है, चलो शुक्र है बाल बाल बच गए और मैंने इस छोटी बच्ची को भी बचा लिया। जबकि आइफर फ्यूजन की तरफ देखती है और कहती है, मुझे वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था और इसने मुझे वहाँ से उठाकर इतनी जल्दी यहाँ पर ले आया। इस बात से आइफर गुस्सा आ जाती है और उसके बाजू के ऊपर काट देती है। जैसे वो उसके बाजू पर काटती है एरिक उसे छोड़ देता है। आइफर नीचे उतरने के बाद अपने चारों पैरों पर हो जाती है, उसे के साथ बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह रोर करती है। देखने में तो बिल्कुल बिल्ली की तरह लग रही है, अक्सर बिल्लियाँ इस तरह की शेप बनाती हैं। एरिक ये देखकर हैरान होता है और कहता है, आखिर इस बच्चे का मसला क्या है, कहीं इसकी बॉडी के अंदर भी तो आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम तो नहीं है, ये भी एक मॉन्स्टर बन गई है, मुझे इसे भी मार देना चाहिए। एरिक जल्दी से अपनी तलवार निकालने लगता है। अतीसी आइफर से कहता है, आइफर शांत हो जाओ। एरिक भी आइफर का नाम सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या इसका नाम आइफर है? आइफर भी उसे कहती है, तुम दूसरी दुनिया से आए हुए ड्यूमन, तुम्हारे कपड़े कहाँ पर है, तुम यहाँ पर नंगे क्यों घूम रहे हो, तुमने मुझसे मेरे कपड़े लिए थे और साथ ही मुझसे पैसे भी लिए थे। एरिक आगे बढ़ता है और आइफर को उसके बालों से पकड़कर ऊपर उठा देता है, तो कहता है, अब मुझे यहाँ पर नंगा घूमने का कोई शौक नहीं है, यहाँ पर अपने नए गेटअप में हूँ ताकि अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकूं। वो अतीसे से पूछता है, अतीसे आज यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तो एक विवरियन है, फिर ये इंसानी बॉडी में क्या कर रही है? अतीसे उसे कहता है, मैं ये सारी बात तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर और भी बहुत सारे मसलों से निपटना है। जबकि एलिजा भी उनकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे पता है कि इसका दोस्त यानी कि एरिक एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात से काफी ज्यादा खुशी हुई, ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है और ये मिस अतीसे का दोस्त है, मुझे दिखने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, यानी कि दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस की तरह बुरा नहीं लग रहा। एलिजेंड्रो जो कि पीछे की तरफ गिरा था, वो अपनी बॉडी को रीजनरेट करने के बाद फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और वो अपने सिस्टम से कह रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है, सारे फैसले मैं खुद लूंगा। उसका सिस्टम उसे वार्निंग दे रहा होता है, उसका सिस्टम उसे ये वार्निंग दे रहा होता है कि तुम्हारी करंट बॉडी इस हालत में नहीं है, वो आर्मफुलेस ब्लेसिंग्स को अपनी बॉडी के अंदर संभाल कर रख सके या फिर इसकी पावर को यूज कर सके। तो तुम इसी तरह इस बॉडी को यूज करते रहे तो ये बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मैं जल्दी से जल्दी अपने लिए किसी और फ्रेश बॉडी को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एलिजेंड्रो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने सिस्टम से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर से लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, जब तक मैं लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करता रहूंगा तब तक मेरी बॉडी फिर से रीजनरेट हो जाएगी। जैसे ही वो जंप करते हुए फ्यूजन की तरफ जाता है लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, एरिक अपनी तलवार उसके मुंह पर दे मारता है। एरिक अभी वहीं पर ड्रैगन के पास ही खड़ा होता है, वो वहीं से अपनी तलवार को थ्रो करता है। एरिक उन सब से कहता है, जैसा कि तुमने मुझे पहले कहा था, मुझे सिर्फ इस बंदे को बिजी रखना है ताकि ये तुम लोगों को कुछ न कर सके और ना ही ये फ्यूजन से लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके। तीसरे उसे कहता है, अगर उसने यहाँ पर फ्यूजन के अंदर से लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम इसे फ्यूजन से थोड़ा दूर रखो तब तक कि आइफर वहाँ पर जाकर अपनी मैजिकल स्वर्ड्समैन की पावर को यूज करते हुए उस फ्यूजन को बर्बाद न कर दे। एरिक आगे बढ़ जाता है और हंसते हुए आइफर से कहता है, अब मैं तुम्हें वापस वहाँ पर नहीं लेकर जाने वाला, तुम्हें खुद ही वहाँ पर चल कर जाना होगा। जबकि आइफर चिल्लाकर उसे कहती है, मैं खुद भी चल सकती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आइफर जैसी आगे बढ़ने लगती है, एलिजा पीछे से उसे रोक लेती है। आइफर उसे कहती है, सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये कर दिखाऊंगी क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं ये जरूर करूंगी।
मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगी, बस यहीं पर मेरा इंतजार करना। एलिजे भी हंसते हुए उसे कहती है ठीक है, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, जाओ और जाकर ये काम कर दो। फिर आइवर भागते हुए सामने की तरफ चली जाती है। इसे कहता है तुम्हारी ये आइवर, तुम्हारी ये विब्रियन दोस्त, ये काफी में बहुत बड़ी जीनियस है। चलना तो ठीक था, लेकिन अब ये यहाँ पर दोनों टांगों पर भाग भी रही है और मुझे लगता है कि उसने तुम्हें देखा है मैजिकल स्वर्ड्समैन की टेक्निक को यूज करते हुए, और वो तुम्हारे स्किल्स को यूज कर सकेगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलिजे उसे कहती है मैं तो बस थोड़ी देर के लिए नर्वस हो गई थी और कोई बात नहीं, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, वो कर लेगी। तो साथ ही आइवर की बॉडी के ऊपर जहाँ पर खंजर लगा था वहाँ से बहुत सारा ब्लड भी दिखाते हैं कि बहुत सारा ब्लड बह रहा है। उसी तरफ एरिक का सीन दिखाते हैं। एरिक अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है, एलिजेंड्रो के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, अपनी तलवार को उसकी बॉडी के सेंटर में फंसा देता है ताकि उसे जमीन के ऊपर फिक्स किया जा सके। लेकिन एलिजेंड्रो अपनी बॉडी को गोल दायरे की शक्ल में फैला लेता है और उसके ऊपर से अपने आप को हटाते हुए दोबारा से अपनी बॉडी को जोड़ लेता है। वो उसे कहता है तुम्हारे पास तलवार है और तुम बार बार इसी से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। मैंने तुम्हारे सारे के सारे अटैक पैटर्न को समझ लिया है और अब मुझे पता है कि तुम बार बार किस तरह मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो। अब तो तुम्हारे लिए मैं एक गॉड बन चुका हूँ जिसे तुम मार नहीं सकते। लेकिन यहीं पर एरिक आगे बढ़ता है और उसकी कमर में एक जबरदस्त घुटना मारता है और उसे कहता है तुम एक गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन दर्द तो तुम्हें होता है। उसे इतने जोर से घुटना मारता है कि वो ऊपर वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। ऐसी वो नीचे की तरफ देखता है तो एरिक अपनी तलवार लेकर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा होता है। एलिजेंड्रो कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है और ये थक भी नहीं रहा, इसके साथ फाइट करने से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला क्योंकि इसके साथ फाइट कभी खत्म नहीं होगी, मैं मर नहीं सकता और ये थक नहीं रहा। फिर वो आइवर की तरफ देखता है जो कि फ्यूजन की तरफ भागती हुई जा रही होती है। एलिजेंड्रो कहता है तो मुझे सीधे जाकर उस पर अटैक करना होगा, उनमें से किसी एक को मार देते हैं। एलिजेंड्रो वहीं पर अपनी बॉडी को सुकेड़ता है और अपनी बॉडी के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स निकालता है। वो सारे टेंटिकल्स आइवर के ऊपर जा रहे होते हैं अटैक करने के लिए। आइवर ऊपर की तरफ देखती है और कहती है अब मैं क्या करूँ, मैं अभी से इतनी काबिल हो गई हूँ कि मैं एलिजेंड्रो के अटैक्स को रोक सकूं। लेकिन साथ ही वो कहती है मैं एक मैजिकल स्वर्ड्समैन हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। वो अपनी तलवार को उठाती है तो तलवार के अंदर से पीछे की तरफ देखती है जहाँ पर उसकी सिस्टर बैठी होती है यानी एलिजे बैठी होती है। साथ ही तलवार में उसका चेहरा भी दिखाया जा रहा होता है। आइवर ये देखकर बहुत ही हैरान होती है और कहती है मेरी शक्ल तो बिल्कुल एलिजे की शक्ल जैसी है, हम दोनों तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। उसी वक्त एक टेंटिकल उसके ऊपर आकर गिरता है और वो वहाँ से साइड पर होकर उसे डॉच कर लेती है। आइवर कहती है अगर हम दोनों एक जैसी हैं तो मैं उसके स्किल्स को यूज कर सकती हूँ। मैंने उसके सारे स्किल्स को देखा है, मैंने उसके फाइटिंग डांस को भी देखा है और वो वहीं पर उन सारे के सारे टेंटिकल्स के बीच से डांस करती हुई निकल जाती है। एलिजेंड्रो भी चिल्लाकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट हो, कमजोर मॉन्स्टर, तुम्हारे पास ये सारे स्किल्स नहीं हो सकते। एलिजेंड्रो से कहता है तुम्हें लगता है कि हम लोग सिर्फ तुम्हारे टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके एक टेंटिकल को पकड़ लेता है और साथ ही अपनी तलवार को ऊपर की तरफ करते हुए कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि एक टेस्ट सब्जेक्ट कभी भी तुमसे आगे निकल सकता है, क्योंकि जब मैं रॉक माउंटेन एरिया के अंदर था तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हेल डॉग्स थे जो कि सिर्फ लेवल 5 के मॉन्स्टर्स थे, लेकिन वो इतने ज्यादा पावरफुल थे जो कभी कभी इतना ज्यादा जख्मी कर देते थे कि मैं मरने के करीब होता था। यानी कि तुम्हारा एक टेस्ट सब्जेक्ट तुम्हें भी मार सकता है। एक तरफ से आइवर उस फ्यूजन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है, जबकि दूसरी तरफ से एरिक ने अपनी तलवार को उठाया हुआ है एलिजेंड्रो को मारने के लिए और ये दोनों सेम टाइम पर अपने मूव्स को चलने वाले हैं। आइवर जैसे अपने मैजिकल स्वर्ड्समैन के स्किल को यूज करते हुए फ्यूजन को सेंटर से 2 हिस्सों में काटती है। सेम उसी वक्त एरिक अपनी तलवार को यूज करते हुए एलिजेंड्रो के ऊपर अटैक करता है। अब चूंकि फ्यूजन बर्बाद हो चुकी है तो एलिजेंड्रो दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर लाइफ फोर्स नहीं रही। यहीं पर एलिजेंड्रो की बॉडी की तरफ दिखाते हैं, उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता से स्पर्श हो रही है। वहाँ पर एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है क्योंकि फ्यूजन के बर्बाद होने की वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हुआ है। ये वाला धमाका ड्रैगन नेस्ट में दूर से भी देखा जा सकता है क्योंकि ड्रैगन नेस्ट के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी सर्ज निकला है। और यहीं पर लास्ट सीन के एंड पर एलिजे की तरफ दिखाते हैं, एलिजे जो कि वहाँ पर बैठी होती है और उसकी बॉडी से बहुत सारा खून बह रहा होता है। अपने हाथ में जो टोकन पकड़ा होता है वो उसके हाथ से गिर जाता है, यानी कि एलिजे यहाँ पर मर चुकी है। सीन ड्रैगन केव के बाहर का दिखाया जाता है। उस सारी इलेक्ट्रिक पावर और सारी लाइफ फोर्स के निकलने के बाद आसमान पर बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। जबकि वहीं पर ऑर्डर ऑफ लाइट के चर्च ऑफ लाइट के बहुत सारे इंक्विजिटर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। प्रीस्ट टैमिल भी उन सभी के साथ होता है और यहीं पर हमारा स्टोरी बताने वाला शुरू हो जाता है। स्टोरी बताने वाला कहता है इन ऑर्डर ऑफ लाइट वालों को हाथ में एक बहुत ही बड़ी जीत लगी क्योंकि ग्रे थर्ड ने जितना भी प्लान बनाया हुआ था वो सारे का सारा फेल हो चुका था। यहाँ पर ड्रैगन नेस्ट के अंदर कुछ सीक्रेट प्लान्स कर रहे थे आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम के ऊपर, लेकिन उनका सारा प्लान फेल हो गया। फ्यूजन एरिया में यानी कि बेसमेंट की साइड में जितने भी आम लोग थे मिस्टर कैलेंडोर की तरफ भी दिखाते हैं, वो सारे के सारे जिन्हें मजदूर बनाकर यहाँ पर लाया गया था उनकी बॉडी के अंदर से लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा था। इनमें से काफी सारे लोग तो मर चुके थे, लेकिन जितने भी जिंदा थे उनकी बॉडी से बहुत सारी लाइफ फोर्स के निकलने के बाद जब दोबारा लाइफ फोर्स उनकी बॉडी के अंदर आई तो वो सभी लोग थोड़ी देर के लिए बेहोश रहने के बाद ठीक हो गए। उन सभी को वापस उनके घर भेज दिया गया। ड्रैगन नेस्ट के अंदर से उन्हें टोटल 36 लोगों की लाशें मिली। इनमें से कुछ आम लोग थे और ज्यादातर उनमें से आर्टिफिशियल गाइडलाइन वाले मॉन्स्टर थे। सारे भी रेथिनियन थे, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर
आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को इम्प्लांट किया गया था और साइड इफेक्ट्स की वजह से कुछ को तो प्रीस्ट हैडी ने मार डाला था। यहाँ पर ग्रेट अर्थ वालों के एक बड़े प्लान को नाकाम बना दिया गया और जिन लोगों ने ये काम किया था उनका नाम सर अतीसे और मिस्टर वाल्टेरा वॉरियर था। तो हिस्ट्री में उन दोनों का नाम हीरोज के तौर पर लिखा जाएगा। लेकिन हमारे ये हीरो अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त तो बहुत ज्यादा उदास हैं। यहीं पर उनका सीन दिखाते हैं, वो दोनों वहीं पर खड़े होते हैं जबकि आइफर भी वहीं पर बैठी रो रही होती है एलिजे की बॉडी के साथ लिपट कर, क्योंकि एलिजे मर चुकी है और एलिजे के मरने के बाद उनका जश्न मनाने का कोई मूड नहीं है और कोई भी अपनी इस जीत के ऊपर एक बड़ा जश्न नहीं मना सका क्योंकि उन सभी को ही अपने हीरोज के उस अफसोस में बराबर का शामिल होना पड़ा। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे बिल्कुल खामोश थे। यहाँ पर ड्रैगन नेस्ट का चैप्टर खत्म हो गया है और नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है ऑर्डर ऑफ लाइट का। ये चर्च ऑफ लाइट का सीन दिखाया जाता है। ऑर्डर ऑफ लाइट के क्रेटर टेम्पल को दिखाया जाता है जहाँ पर अंडरग्राउंड में जेल भी है। यहीं पर उन्होंने आइफर को पकड़ कर रखा हुआ है कि अतीसी और वाल्टेरा वॉरियर यानी कि हमारा एरिक, ये दोनों तो हीरोज हैं। लेकिन आइफर को यही समझा जा रहा है आइफर एलिजे के साथ मिली हुई थी। और यहीं पर ऑर्डर ऑफ लाइट वालों ने अपनी दीवार के ऊपर एक बैनर चिपकाया होता है और उस बैनर के ऊपर लिखा होता है कि अगर आप ऑर्डर ऑफ लाइट की तरफ से जारी किए हुए मिशन को पूरा करोगे तो इससे आपको 3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा आपको ये होगा, इससे आपको गॉडेस की ब्लेसिंग मिलेगी यानी कि गॉडेस ऑफ लाइट की ब्लेसिंग। दूसरे नंबर पर अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो इन सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को के सारे गुनाहों के बदले में माफी के तौर पर यूज किया जा सकता है। और तीसरा बेनिफिट ये होगा, अगर आप लोग एक मिशन को पूरा करते हैं तो आपको एक लिमिटेड एडिशन मिलेगा ऑर्डर ऑफ लाइट की एक स्पेशल आइटम का। अतीसी और एरिक वो दोनों भी वहीं पर होते हैं। एमिल उनसे कहता है हम लोग यहाँ पर तुम लोगों को ऑफिशियली सारी जीत का क्रेडिट नहीं दे सकते। लोगों ने इसको अपने रिपोर्ट में इस तरह लिखा है कि वहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा मैजिकल डिस्टर्बेंस हुई है। लोगों को नहीं बता सकते कि ग्रेट अर्थ वाले वापस आ गए हैं दोबारा से, वो कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को ऑफिशियली कोई भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं दे सकता। इसलिए तुम्हें तीसरा रिवार्ड मिलेगा यानी कि हमारे ऑर्डर ऑफ लाइट की स्पेशल आइटम का स्पेशल एडिशन मिलेगा। वो स्पेशल एडिशन एरिक के हाथ में होता है क्योंकि लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा पेंडेंट होता है। एरिक यही सोच रहा था क्या वाकई में मिशन पूरा करने पर हमें सिर्फ यही मिला है। एमिल उनसे कहता है मैं तुम्हें सीक्रेटली कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे दूंगा लेकिन तुम किसी को बता नहीं सकते। तीसरे उसे कहता है प्लीज एमिल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि सारे के सारे मसले में ग्रेट अर्थ वाले शामिल हैं, इसलिए आप इस सब को पब्लिक नहीं कर सकते। एरिक प्रीस्ट एमिल से कहता है लेकिन आपको तो इस सारे के सारे मसले को पब्लिक करना चाहिए, सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि ग्रेट अर्थ वाले वापस आ चुके हैं, यानी वो लोग इस वक्त कौन से प्लान बना रहे होंगे। प्रीस्ट एमिल उनसे कहता है हालांकि तुम एक वाल्टेरा हो जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं एक बैरन लैंड में, लेकिन फिर भी तुमने इस बारे में तो सुना होगा कि 20 साल पहले हमारी गॉडेस के ऊपर अटैक हुआ था। वो अटैक जिस ग्रुप ने किया था उसका नाम ग्रेट अर्थ था। एरिक उसे कहता हाँ मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि 20 साल पहले गॉडेस के ऊपर अटैक हुआ था तो ग्रेट अर्थ वालों ने किया था कि गॉडेस के 4 हीरोज ने उन सभी को मार डाला। प्रीस्ट एमिल उसे कहता हाँ 20 साल पहले ही हमारी गॉडेस ने कानून बना दिया था कि जहाँ पर जितने भी दूसरी दुनिया के डीमन आएंगे उन सभी को मार दिया जाए। दूसरी दुनिया से आए हुए सारे इंसान बहुत ज्यादा बुरे और डीमंस हैं, बहुत ज्यादा कमीने हैं जो कि हमारी गॉडेस को मारना चाहते हैं। बल्कि ये सारी बातें सुनने के बाद एरिक को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही होती है क्योंकि वो भी दूसरी दुनिया से आया हुआ एक इंसान है, जबकि अतीस से उसको शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। प्रीस्ट एमिल उन्हें कहता है 20 साल पहले 4 बड़े हीरोज ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार डाला था, लेकिन उन्हें जितने भी लोगों को मारा था उनमें से 30% ही दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस थे, जबकि बाकी के सारे आम रेथिनियंस थे। उस वक्त यहाँ पर हमारे पास जितने भी नोबल फैमिलीज वाले थे उन सभी ने ये जानबूझकर करवाया था, उन सभी ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। लगता था कि ये सारे लोग डीमन गॉड के इसी दुनिया से आए हुए डीमंस हैं, जबकि इसी चक्कर में उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। जब हमारे ऑर्डर ऑफ लाइट वालों को इस बारे में पता चला कि हमारे बहुत सारे रेथिनियंस मर चुके हैं, हमने इस फैसले को चेंज करने का दावा किया। जब बाकी के चर्च वालों को भी पता चला कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, नहीं बहुत सारे रेथिनियंस को मार दिया है, उन्होंने बिना सबूत के किसी को भी मारने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन 20 साल का अरसा कोई ज्यादा नहीं होता। आज भी कुछ चर्च वाले ऐसे हैं कि दूसरी दुनिया से आए हुए इंसानों को नफरत की निगाह से देखते हैं। वो लोग जेल के सामने पहुंच जाते हैं। जेल के अंदर आइफर को बंद किया होता है। तीसरे और एरिक आइफर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जेल के बाहर जो गार्ड खड़ा होता है चर्च ऑफ डार्कनेस से होता है। इस एमिल उनसे कहता है इस छोटी लड़की को 10 दिन के बाद ट्रायल के लिए पेश किया जाएगा, यानी कि हमारी अदालत में। उसके बाद इसे क्रेटर कैंप में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस या फिर बड़े बड़े क्रिमिनल्स को रखा जाता है, क्योंकि चर्च वालों के पास इस लड़की के खिलाफ बहुत सारे ऐसे सबूत हैं कि ये लड़की एलिजे के साथ बहुत जगह पर देखी गई है। पिछले कई सालों से एलिजे एलिजेंड्रो के साथ ही काम कर रही है, जो कि दूसरी दुनिया से आया हुआ एक डीमन है। अगर अदालत में इस लड़की के बारे में ये बात साबित हो जाती है कि ये लड़की उसकी ट्विन है, क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल एलिजे से मिलती जुलती है, तो ये बात साबित हो जाती है कि ये दोनों आपस में बहनें हैं। एलिजे के गुनाहों की सारी सजा इसको दी जाएगी। इसको हमेशा के लिए डंजन में बंद कर दिया जाएगा और सबसे बुरा ये होगा इसको सजाए मौत भी दी जा सकती है। एक वहाँ पर खड़े हुए इस ऑफिसर की तरफ देखता है और कहता है ये तो चर्च ऑफ डार्कनेस से आया है। इसे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ, क्योंकि चर्च ऑफ लाइट और चर्च ऑफ डार्कनेस इन दोनों के लोगों में आपस में
बनती नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हायर अप्स इस मसले में काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर चर्च ऑफ डार्कनेस वालों को भी शामिल किया है। प्रीस्ट एमिल उनसे कहता है ट्रायल तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ये बच्ची नहीं बचेगी। इसी आगे बढ़ता है और उसे कंधे पकड़ते हुए कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। वहाँ पर आइफर और एलिजे वो दोनों नहीं होती तो हम लोग अब तक मर चुके होते, मैं और वाल्टेरा वारियर भी मर चुके होते, साथ ही वहाँ पर जितने लोग थे वो सब भी मर जाते। एलिजेंड्रो अपने मकसद में कामयाब हो जाता। इन दोनों ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है, ये बच्ची हमारे बहुत ज्यादा खास है। ऊपर से इसने अभी अभी अपनी फैमिली को खोया है। आइफर अतीसे से कहती है मिस अतीसे तुम किस बारे में बात कर रही हो, मेरी तो कोई फैमिली है ही नहीं, मैं तो हमेशा से सिंगल थी। अगर तुम यहाँ पर एलिजे की बात कर रही हो, एलिजे की शक्ल मुझसे बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, लेकिन हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं तो एलिजे को ज्यादा अरसे से जानती भी नहीं हूँ। आइफर वहाँ पर हंसने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा रो रही है। अतीसे भी उसकी बात सुन के हैरान होता है और कहता है आइफर ये तुम क्या बात कर रही हो, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। एमिल उसे कहता है ये सब कुछ इसे कहने के लिए मैंने कहा है कि अगर ये अदालत में जाकर ये कहेगी ये एलिजे की क्लोज फ्रेंड थी और इसे अपनी सिस्टर कहती थी, लोग इसकी बात को सुनेगी भी नहीं और इसे डायरेक्टली सजाए मौत दे देंगे। इसलिए मैंने इसे कहा है कि इसे ये बात कहनी है। एलिजे को नहीं जानती, इन दोनों की शक्लें आपस में मिलती हैं। एलिजे ने इनको किडनैप किया था। मुझे पता है कि उसके मरने के फौरन बाद ये सब कुछ करना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसे अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तो हमें अदालत में इस बात को साबित करना पड़ेगा कि इस लड़की का एलिजे के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसे आगे बढ़ता है और आइफर से कहता आइफर क्या तुम वाकई में ये सब कुछ करना चाहती हो। इसे अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसे टच करने लगता है। चर्च ऑफ डार्कनेस का ऑफिसर उसे पीछे हटा देता और कहता है तुम इससे आगे अपने हाथ को नहीं ले जा सकती, तुम्हें तो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए था। प्रीस्ट एमिल के फेवर की वजह से तुम्हें यहाँ पर आने दिया गया है, लेकिन तुम इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती। जबकि एरिक प्रीस्ट एमिल की तरफ देखता है और उसे कुछ सिग्नल करते हुए कहता है बाकी का सब तुम संभाल लेना। प्रीस्ट एमिल भी हैरान होता है और कहता है अब ये करने क्या वाला है। एरिक आगे बढ़ता है और चक्कर आने का नाटक करता है, दरवाजे के ऊपर हाथ रखता है और अपनी पावर को यूज करते हुए दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर ही गिर जाता है। वो सारी चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चर्च ऑफ डार्कनेस का ऑफिसर जल्दी से अपनी तलवार निकालता और कहता है तुम यहाँ पर करने क्या कोशिश कर रहे हो, क्या तुम इसको यहाँ पर भगाने के लिए आए हो। एरिक साथ ही चलाना शुरू कर देता और कहता है लगता है कि मेरे पाँव में मोच आ गई है और मेरी हड्डियां भी टूट गई है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो दरवाजे के साथ टकरा गया था, इसी वजह से ये कमजोर दरवाजा टूट गया। एमिल भी इसका साथ देने के लिए भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि तुमने पीछे जो फाइट की है उसके सारे साइड इफेक्ट्स अभी निकल रहे हैं। ऑफिसर उसे कहता है लेकिन फाइट तो पिछले 3 दिन पहले हुई थी। एमिल उसे कहता है वाल्टेरन वारियर बहुत ज्यादा अलग होते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर दर्द को छुपा कर रख सकते हैं। मुझे लगता है कि 3 दिन के बाद इसकी बॉडी के अंदर जितना भी पेन था वो सारा एक ही बार में निकल आया है। ना कि मैं एक हीलर हूँ, लेकिन मैं अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज करते हुए इसे यहाँ पर हील नहीं कर सकता, मेरी मदद करो, हम इसे यहाँ से उठाकर ले जाते हैं। ऑफिसर उसे कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर गार्ड हूँ, जो यहाँ पर इस लड़की को गार्ड करना है। एमिल उसे कहता है सर अतीसे यहाँ पर है, उसके होते हुए ये लड़की यहाँ से नहीं भागेगी। जबकि अतीसे और आइफर भी दोनों को हैरान होकर देख रही होती है कि ये किस किस्म का ड्रामा कर रहे हैं। एमिल और एरिक दोनों से थम्स अप करते हुए कहते हैं हम लोग 5 मिनट में वापस आने वाले हैं, तब तक तुम दोनों आपस में बात कर लेना। फिर वो एरिक को उठाकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अतीसे और आइफर उस जेल के रूम में अकेले रह जाते हैं क्योंकि एरिक वहाँ पर नौटंकी करता है। इस एमिल और दूसरा चर्च ऑफ डार्कनेस का ऑफिसर वो दोनों से उठाकर बाहर ले जाते हैं। उन सभी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद आइफर अतीसे से कहती है मुझे पता है कि वो दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान बहुत ज्यादा अच्छा है। जब मैं पहली बार उससे मिली थी तब वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आया था, हालांकि उसने मुझे पंच भी मारा था। उसके साथ साथ तुम भी बहुत ही अच्छी हो, तुम्हें अभी मुझसे मिले हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इतना ज्यादा अफसोस नहीं हुआ, मैं जरा भी परेशान नहीं हूँ। यहाँ पर वो अपने आंसुओं को दबाने की कोशिश कर रही है। आइफर वहाँ पर हंसने का नाटक करती है, वो वहाँ पर हंस हंस कर बोल रही होती है और उसे कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, मुझे एलिजे के जाने का जरा भी दुख नहीं हुआ और एलिजे से मिले हुए मुझे अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे। मैं तो उसे ठीक तरह से जानती भी नहीं थी, तो मैं उसके लिए परेशान क्यों होंगी और उदास क्यों होंगी। वो अलग बात है कि हम दोनों जितने भी दिन साथ रहे हम दोनों ने बहुत ही अच्छे दिन गुजारे। मैं उसे अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानती थी और साथ ही हमें हर दिन बहुत ज्यादा संभल कर रहना पड़ता था एलिजेंड्रो से। हम दोनों छुप कर रहते थे, कहीं एलिजेंड्रो को इस बारे में बताना चल जाए कि मेरी बॉडी के अंदर ड्रैगन कोर है। हम दोनों ही जब किसी के साथ फाइट करते थे दोनों ही दूसरों की जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे। अतीसे उसे कहता है मैंने एलिजेंड्रो के साथ फाइट करते हुए सुना था एलिजे ने एक विवरियन की जान बचाने की कोशिश की जिसे वो जानती भी नहीं थी। तुम इस बात का मतलब समझ रही हो, एलिजे तुम्हें कुछ ज्यादा समझती थी। आइफर उसे कहती है उसने मेरी जान बचाने की कोशिश की क्योंकि वो एक बेवकूफ थी, जहाँ से भागकर भी जा सकती थी, लेकिन उसने यहाँ पर रुकना चाहा। या फिर यूँ कहूँ कि उसे मेरी वजह से यहाँ पर रुकना पड़ा। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ क्योंकि मेरी ड्रैगन कोर के बारे में एलिजेंड्रो को पता चल गया था। हालांकि अगर हम दोनों यहाँ से भाग जाते तो हम लोग अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे। इसे आगे बढ़ता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। आइफर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। डीसी उसे कहता है तुम्हें पता है कि एक ड्रैगन जब एक इंसानी फॉर्म में आता है तो उसकी जो फॉर्म होती है वो कभी भी अपनी फॉर्म को
दोबारा चेंज नहीं कर सकता, यानी कि जिस इंसानी बॉडी में वो आता है वो हमेशा उसी इंसानी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होगा। अपने चेहरे को चेंज नहीं कर सकता। तुम एक विवरियन हो और तुमने अपनी बॉडी को खुद चुना है कि तुम अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, यानी एलिजे से, और इसी की तरह तुम्हें बॉडी भी उसी जैसी मिली है। तुम्हें इसी की बॉडी के साथ ही हमेशा जिंदा रहना पड़ेगा क्योंकि तुमने इस बॉडी को चुना, क्योंकि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये बात सुनने के बाद आइफर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, जबकि अतीसी और एमिल बाहर बेंच के ऊपर बैठे होते हैं और उनके रोने की आवाजें सुन रहे होते हैं। एरिक उसका रोना धोना सुनने के बाद प्रीस्ट एमिल से कहता है, तुम बूढ़े खूसट कहेंगे, क्या तुम कुछ कर नहीं सकते? तो काफी ज्यादा हाई रैंक के एक ऑफिशियल हो। प्रीस्ट एमिल उसे कहता है, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक काफी हाई क्लास का प्रीस्ट हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकता। तो चर्च ऑफ डार्कनेस वाले इस सभी में शामिल हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ लाइट वाले इस सब में कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो शायद वहाँ पर अदालत में जाने भी ना दिया जाए। प्रीस्ट एमिल उसे कहता है, हमारी इंटेरोगेशन का लास्ट दिन है, उसके बाद हम इसे यहाँ से जाने देंगे। 10 दिन के बाद इसे अदालत में पेश होना होगा। इन 10 दिन तक इस लड़की को यानी आइफर को तुम लोगों के पास ही रहना होगा और तुम इसे प्रोटेक्ट करोगे। एरिक उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, अगर हम लोग प्रोटेक्शन पीरियड के दौरान यानी कि 10 दिन के दौरान इस आइफर को यहाँ से लेकर कहीं पर गायब हो जाएं तो फिर क्या होगा? एमिल उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम लोग इसे कहीं पे गायब कर देते हो या ये तुमसे भाग जाती है, फिर तुम दोनों अदालत में पेश होगे और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और अगर तुम लोग सजा से बचना चाहते हो तो फिर तुम्हें एक पार्डन की जरूरत पड़ेगी। एरिक हैरान हो जाता है और उसे कहता है, अब ये पार्डन क्या चीज है? एमिल उसे कहता है, क्या तुमने वहाँ पर लगे हुए ब्रोशर के ऊपर पढ़ा नहीं था? वहाँ पर जो 2nd नंबर वाला बेनिफिट था, यानी कि हमारे मिशन को पूरा करने पर तुम्हें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे, जिनके बदले में तुम एक पार्डन हासिल कर सकते हो। पार्डन का मतलब माफी भी होता है। एमिल उसे कहता है, एक बार तुम्हें माफी मिल गई बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को यूज करके, उसके बाद तुम्हारे सारे के सारे जुर्म को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ लाइट वालों के पास भी मिशन होते हैं। चलो जल्दी से बताओ, क्या तुम्हारे पास मेरे लायक कोई मिशन है जिस पर मुझे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल सके? इस एमिल उसे कहता है, हाँ मेरे पास एक मिशन तो है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए अपने साथ एक स्पिरिचुअलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। वैसे मैं एक स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि तुम और अतीसे दोनों इस मिशन को अच्छे से संभाल लोगे। एरिक उसे कहता है, लेकिन मिशन क्या है? एमिल उसे कहता है, तुम्हें कुछ भूतों को पकड़ना है। भूतों का नाम सुनते ही एरिक के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक हैं। और यहीं पर उस भूतिया कार को भी दिखाते हैं। यहाँ पर एक पुराना सा बंगला है जो बिल्कुल भूतिया सा लग रहा है। और यहीं पर इसकी खिड़की की तरफ भी दिखाते हैं, जहाँ पर पहले कुछ भी नहीं होता, लेकिन बाद में उसकी खिड़की के अंदर से एक भूत को दिखाते हैं। अगर ये एनीमे होता तो यहाँ पर पीछे साउंड इफेक्ट्स होने की वजह से हमें इसको देखकर काफी ज्यादा डर लगता, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे गुजारा कर लें। असल में इस भूतिया घर के अंदर लेस्ली और स्कार वाले हंटर ने अपना बेस बनाया हुआ है। वो दोनों अभी भी इसी भूतिया घर के अंदर है और उनके पास ऑफेलेस की ब्लेसिंग है। ये वही ब्लेसिंग वाला क्रिस्टल है जो कि एलिजेंड्रो की बॉडी के अंदर था। लेस्ली वहाँ पर चुपके से गई थी कि उस ड्रैगन नेस्ट के अंदर और वहाँ से इस क्रिस्टल को उठा लाई है। स्कार वाला हंटर इस ऑफेलेस ब्लेसिंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, हालांकि ये ऑफेलेस ब्लेसिंग है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं है। कोई भी लेवल 70 वाला हंटर इसको बड़ी ही आसानी से अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकता है। एलिजेंड्रो तो बहुत ज्यादा लालची निकला, उसने इसे अपने लिए यूज कर लिया। लेस्ली उसे कहती है, अब वो मर चुका है, तुम्हें उसके पीठ पीछे इस तरह की बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है। कार वाला हंटर उसे कहता है, लेस्ली तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। हालांकि वहाँ पर ऑर्डर ऑफ लाइट के बहुत सारा सोल्जर्स थे, वहाँ पर कोने कोने में सर्च कर रहे थे, लेकिन फिर भी तुम सभी के वहाँ पर होते हुए वहाँ पर गई और जाकर इस क्रिस्टल को ले आई। ये बहुत ही बड़ा काम किया है। लेस्ली उसे कहती है, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि रेथिनियन को लगा होगा कि ये सिर्फ एक आम सा क्रिस्टल है, इसलिए उन लोगों ने इसे वहीं पर छोड़ दिया था। मेरी नजर इस पर पड़ी और इसे मैं उठाकर ले आई। स्कार वाला हंटर उसे कहता है, लेकिन ये क्रिस्टल उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग पिछले 10 साल से इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं और आज वो ये उन्हें मिलने वाली है। अगर हम लोग उन्हें जाकर ये देंगे, हमारे ड्रैगन नेस्ट वाले इंसिडेंट को वो आसानी से माफ कर देंगे, हमें ज्यादा सजा नहीं देंगे। लेस्ली उसे कहती है, लेकिन मसला तो ये है, क्या ऑर्डर ऑफ लाइट वालों को हमारे बारे में पता है या नहीं? साथ ही उनके पास कुछ बहुत ही स्पेशल किस्म के कुत्ते हैं। वो अखबार का वो टुकड़ा उठाती है जिसके ऊपर एरिक और अतीसे की पिक्चर होती है। लेस्ली कहती है, मुझे लगता है कि ये दोनों बंदे हमारे ग्रेट अर्थ के ग्रुप के पीछे पड़े हुए हैं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। स्कार वाला हंटर उसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर ऑफ लाइट वाले हैं, कि अगर यहाँ पर चर्च ऑफ डार्कनेस वाले होते तो उन्होंने यहाँ पर तबाही मचा देनी थी। लेस्ली उठकर खड़ी हो जाती है। स्कार वाले हंटर से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि आज से 20 साल पहले जब ये सारे रेथिनियंस हमारे ग्रेट अर्थ के ग्रुप का नाम सुनते थे तो ये अपनी पैंट्स के अंदर भी सूसू कर देते थे। इतना ज्यादा हमारा डर हुआ करता था, लेकिन अब इनमें से कोई भी हमारा नाम सुनने के बाद डरता नहीं है। लेस्ली स्कार वाले हंटर से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि हमें अभी भी इसी तरह डर कर रहना चाहिए जबकि हमारे पास ऑम्फेलस ब्लेसिंग वाला ये
एक क्रिस्टल भी है। हम इसे यूज करते हुए एथेनियंस के दिल में ग्रेट अर्थ ग्रुप का डर फिर से बहाल कर सकते हैं। कार वाला हंटर उसकी बात सुनने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये बात कभी भी मत भूलना कि उनके लिए हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है, कि हमारे जैसे बहुत सारे दूसरी दुनिया से आए हुए हंटर्स हैं कि हमारी जगह ले सकते हैं। उन लोगों ने सिर्फ हमें इसलिए चूज किया है क्योंकि हम लोग बाकी के दूसरे दुनिया से आए हुए इंसानों से अलग हैं। हम लोग रेथेनियंस को मारने की अपनी अर्ज को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम लोग सिस्टम के मुताबिक नहीं चलते बल्कि अपनी मर्जी से जिसे चाहे उसे मार सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर जितने भी सबूत हैं उन सभी को मिटा दें और यहाँ से निकल चलें, क्योंकि वो लोग जल्दी ही यहाँ पर आते होंगे। लेस्ली उसे कहती है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हम लोग यहाँ से डर कर भाग जाएं? हमें लगता है कि वो दोनों कुत्ते यहाँ पर हमें काटने के लिए आएंगे और हम लोग उनसे डर जाएंगे। लेकिन साथ ही लेस्ली उसे कहती है, अगर हमें यहाँ से भागना ही है तो फिर हम लोग कुछ न कुछ इंतजाम तो कर जाएंगे। तो मुझे पता है कि वो दोनों यहाँ पर जरूर आएंगे। ऐसे भी हम लोग इस जगह की सफाई तो करने वाले हैं, क्यों ना हम लोग ऑर्डर ऑफ लाइट वालों के पास एक मिशन को सबमिट करवाएं। लोग अपने उन दोनों कुत्तों को यहाँ पर भेजेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो हम लोग उन दोनों को भी निमट लेंगे। और यहीं पर एक आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम वाला गोस्ट होता है जिसका नाम मेडन है। इसका लेवल 35 है। लेस्ली उसे कहती है, मेडन ये सारा काम तुम पर छोड़ती हूँ, पर जितने भी मेहमान आएंगे उन सभी को तुम संभाल लेना। मेडन आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, मैं तो कब से इसी मौके की तलाश में हूँ, कब यहाँ पर कोई गेस्ट आए। फिर लेस्ली और स्कार वाला हंटर वहाँ से चले जाते हैं। हमारा फिर से कहानी सुनाने वाला आ जाता है। कहानी सुनाने वाला उस विला के बारे में बताता है। ये एक बहुत ही पुराना सा विला है जिसे बहुत अरसा पहले एक अमीर फैमिली ने किसी को बेचा था, लेकिन यहाँ पर उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर भूतों का वास है। इसी वजह से वो लोग इस घर को छोड़कर चले गए। उसे ये घर यहीं पर भूतिया घर बन के रह गया है। ये हालत बहुत ज्यादा खराब है, कोई भी इसके करीब नहीं जाता। लेकिन असल में बाहर से जितनी ज्यादा इसकी हालत खराब है, अंदर से ये एक टेस्ट लैब है। यहाँ पर ग्रेट अर्थ वालों ने अपना बेस बनाया हुआ है। वो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसलिए इस घर के अंदर बहुत सारे राज दफन है और इन सारे राजों को राज रखने के लिए पूरे के पूरे घर के अंदर हर गली के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स हैं जिससे बचना बिल्कुल नामुमकिन है। हर गली के हर कॉर्नर के ऊपर इस तरह के ट्रैप्स छुपे हुए हैं जिन्हें यहाँ पर अपनी आर्ट को मास्टरपीस बनाकर रखा हुआ है। लेकिन जिसने भी ये सारे के सारे ट्रैप्स बनाए हैं वो मेडन है। मेडन कहती है, सोच की बात तो ये है कि बाहर की दुनिया वालों को किसी को भी इन सारे मास्टरपीस ट्रैप्स के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर जो भी इंसान आ जाता है यहाँ पर इन ट्रैप्स से बचकर वापस नहीं जा सकता, वो यहीं पर मर जाता है। तो वो बाहर जाकर बताएगा कैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे ट्रैप्स लगाए हुए हैं। मेडन वहीं पर दीवार के ऊपर ब्लड लगा रही होती है, तो उसके पास ब्लड होता है और साथ ही कुछ वो पेंट भी होता है। मेडन पेंट लगाते हुए कहती है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरे जैसी आर्टिस्ट को भी दुश्मन के साथ हैंड टू हैंड या फिर फेस टू फेस कॉम्बैट करने का मजा नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। अपने मास्टरपीस के जरिए ही फाइट करती हूँ। इसीलिए मिस लेस्ली ने मुझे यहाँ पर छोड़ा है ताकि मैं यहाँ पर मेहमानों को वेलकम कर सकूँ। आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम के बाद मेरी बॉडी क्योंकि एक भूत की तरह बन चुकी है। इससे पहले मैं एक आर्टिस्ट हुआ करती थी, यहाँ पर भूत बनने के बाद भी अपनी आर्ट दिखा रही हूँ, यानी कि यहाँ पर ट्रैप्स बिछाती हूँ। मेडन दीवार के ऊपर ब्लड लगा रही है क्योंकि उसे पता है एरिक और अतीसे यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन ऐसे ही करते करते 4 दिन गुजर जाते हैं। मेडन कहती है 4 दिन गुजर चुके हैं लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं। मैंने यहीं पर इसी विला का एड्रेस लिखकर फ्लाइट वालों को एक मिशन भेजा था कि यहाँ पर भूतिया घर है और यहाँ पर बहुत सारे भूत रहते हैं, उन सभी को क्लियर करना है। मैंने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एड्रेस गलत तो नहीं लिख दिया। पिछले 4 दिन से वो यहीं पर इसी दीवार के ऊपर पेंट कर रही है। कहती है, अब तो मैं ये भी नहीं बता सकती कि इस दीवार के ऊपर ब्लड कौन सा है और पेंट कौन सा है। मैंने सभी को मिक्स कर दिया क्योंकि वो कमीने बहुत ज्यादा लेट हैं, वो अभी तक यहाँ पर पहुँचे क्यों नहीं। मैं एक भूत हूँ पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सारा दिन उनका इंतजार करती रहूँ।